कम समय में ज्यादा नंबर चाहिए, डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए, ऐसा चैप्टर जिसमें बिल्कुल टेंशन फ्री रहे, अरे वो तो संभल जाएगा यार। जिसमें कॉन्सेप्ट्स एकदम कम हो, एकदम आसानी से याद हो जाए और इजी इजी क्वेश्चंस एग्जाम में आए। पूरे बिजनेस लॉ में वो इकलौता चैप्टर है, दैट इज भैया एलएलपी एक्ट 2008। तो क्या हाल है मेरे सीए फाउंडेशन के नादान परिंदों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत ही सॉलिड चल रही होगी। सर इसका वन शॉट स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया चैप्टर है, इजी चैप्टर है, कम समय में एकदम आसानी से मैं करवा दूंगा, है ना। इसका वेटेज 6 नंबर का एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पहले जो है ना वो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आता था, बट अब इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ तो परिवर्तन करता रहता है, तो अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस देता है, बट स्टिल इतने आसान होते हैं कि आसानी से बन जाते हैं बच्चों के साथ, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का सी, जनरली क्वेश्चन नंबर 2 का सी जो होता है ना, ये एग्जाम पेपर में हमारे एलएलपी का क्वेश्चन होता है 6 नंबर का। अच्छा, इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले एक बार अगर कोई पहली बार देख रहा है तो आप उसको अभी भी देख सकते हो सर, आपको बहुत मजा आएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, कुछ छूटेगा नहीं, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लेना, आपका काम बन जाएगा। अगर आपका अटेम्प्ट जैन 26 है तब तो आप देखो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका मई 26 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट है तो मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो आएगा कि चेंजेस इन ओल्ड स्टडी मटेरियल एंड न्यू स्टडी मटेरियल क्या क्या था। मैं उसको आपको एकदम क्रिस्प में बता दूंगा कि एलएलपी एक्ट में कोई चेंजेस था या नहीं था, आप एक बार उसको रेफर कर लेना, बाकी पूरा वीडियो आपके लिए रेलिवेंट होने वाला है। नोट्स आपको पीडब्ल्यू के ऐप में मिलेंगे, यूट्यूब में एक बार सर्च कर लेना इन कीवर्ड्स के साथ में, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। बिजनेस लॉ फ्री यूट्यूब वीडियोस के नोट्स कैसे लें, इसमें आपको मेरा एक शॉर्ट मिल जाएगा, कैसे नोट्स मिलेंगे वो मैंने उसमें पूरा समझाया हुआ है, अपलोडेड वीडियो है। डन सर, स्टार्ट करेंगे सर, आगे बढ़ेंगे सर। सर एक बार बर्ड आई व्यू को देख लें क्या सर, बर्ड आई व्यू क्या होता है, पूरे चैप्टर को एट ए ग्लैंस की भैया क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अंदर क्या क्या समझने वाले हैं। सर ये आप हमको दे दोगे क्या प्लीज, बिल्कुल दे देंगे सर, पीडब्ल्यू ऐप में आपको मिल जाएगा, डाउनलोड करो, प्रिंट करो, मजे करो। अच्छा, तो एलएलपी एक्ट 2008 में हमको क्या क्या पढ़ना है समझना। देखो इंट्रोडक्शन में तो सारी बेसिक चीजें बताऊंगा, क्या है, क्यों है, कैसे है, कब तक है, कहां तक जाएगा, ठीक है। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट कवर अप करेंगे, डेफिनेशंस यहां हमको काफी पढ़ने हैं सर, सारे डेफिनेशन याद करने हैं क्या, बहुत कम, बहुत चुनिंदा ही याद करने कहूंगा, बाकी तुम स्किप कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद एप्लीकेबिलिटी, क्या पार्टनरशिप एक्ट इसके ऊपर एप्लीकेबल है, सेक्शन नंबर 4 बोलता है, क्या हम उसको पढ़ने वाले हैं, एक लाइन का सेक्शन है सर, खत्म कर देंगे। अच्छा, इसके बाद ना पार्टनर्स के बारे में काफी बात हुई है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी के ऊपर 16 पॉइंट्स है सर, ये सब हमको याद करना है क्या। इंस्टीट्यूट ने इसमें से एक एक दो दो नंबर के लिए बीच बीच में उठा के दे देता है कि 4 पॉइंट एक्सप्लेन कर दो, आपको ऐसे क्वेश्चंस आज तक एग्जाम में देखने को मिल चुके होंगे और आते हैं ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी एक बहुत बच्चा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे एलएलपी चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। और लास्ट में हम पढ़ेंगे डिफरेंस क्या क्या है भैया एलएलपी और फर्म में, एलएलपी और कंपनी में, हमारा चैप्टर खत्म। शुरुआत करें सर, श्री गणेशाय नमः करें, बिल्कुल सर श्री गणेशाय नमः करते हैं और आरंभ करते हैं हमारा एलएलपी एक्ट मेरे प्यारे से नोट्स के साथ। ये नोट्स तुमको बहुत पसंद आएंगे यार, तुम्हारे लिए मैंने बहुत मेहनत की, बहुत टाइम टेकिंग था ये काम। हालांकि चलो सर आगे बढ़ते हैं, मैंने बोला कि पहले एक बार बेसिक्स समझ लेते हैं। सर बेसिक्स में तुमको बना के समझा दूं क्या, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, तुमको मैं समझाता हूं कि एलएलपी का चक्कर है क्या। देखो तुमने ना कंपनीज एक्ट पढ़ा हुआ है, हाँ सर हमने कंपनीज पढ़ा हुआ है, तुमने पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सर हमने पार्टनरशिप भी पढ़ा है, कंपनीज भी पढ़ा है। अगर इन दोनों की बात करें तो कंपनीज एक्ट में ना तुमने देखा सेपरेट लीगल एंटिटी है, वाह भाई वाह, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, बिल्कुल सही बात है सर, परपिचुअल सक्सेशन है, मतलब हमेशा चलता रहेगा, मेंबर आएंगे जाएंगे बट कंपनी विल गो ऑन फॉरएवर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ट्रांसपेरेंसी है भैया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब आपका एमसीए का कंट्रोल है, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेड लाइबिलिटी है, मतलब जो मेंबर यहाँ पे आता है वो लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ आता है, कंपनी की लाइबिलिटी है, मेंबर तो भैया जितना वादा कर रहा है उतना ही देगा, उससे ज्यादा देगा नहीं। अगर यही चीज मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो पार्टनरशिप में सर हमने म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट देखा था कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट हो जाता है और पूरी फर्म लाइबल हो जाती है, इसी कारण अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पूरे पार्टनरशिप फर्म में, हमने देखा था। सर कोई सेपरेट लीगल एंटिटी है क्या, नहीं, कोई आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है क्या, नहीं। लेकिन अच्छी बात क्या है, यहाँ ना एग्रीमेंट बनाने की फ्लेक्सिबिलिटी है, हम अपने हिसाब से अपने म्यूचुअल राइट्स एंड पावर्स को डिसाइड कर सकते हैं एग्रीमेंट के तहत। अब गवर्नमेंट ने देखा कि ये जो है ना ये तो ट्रेडिशनल मेथड है भैया,
ये ना ट्रेडिशनल मेथड है और ये चीज़ हर हर किसी को जमता नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म हर किसी को जमता नहीं है। क्यों सर? ये अनलिमिटेड लायबिलिटी के कारण। यहाँ पे ना लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है इसलिए हर किसी को ये जमता नहीं है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो एक नया कॉन्सेप्ट लाते हैं और गवर्नमेंट ने मिला दिया भैया पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट को मिला के बना दिया हमारा यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बना दिया सर? यहाँ पे उन्होंने बना दिया हमारा एलएलपी एक्ट। तो सर इसमें क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं हैं? अगर मैं तुमको साफ-साफ शब्दों में बताऊं तो कंपनीज की जितनी चीज थी वो तो चले ही गई एलएलपी एक्ट में और पार्टनरशिप से जो अच्छा है ना वो चला गया, जो बुरा है वो रह गया। मतलब सर पार्टनरशिप एक्ट में एग्रीमेंट का जो फीचर था वो तो चला गया बट बुरा जो था मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी को नहीं लिया गया, म्यूचुअल एजेंसी को नहीं लिया गया, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये सब तो कंपनीज एक्ट से आ ही रहा है। तो इन शॉर्ट अगर मैं तुमको समझाऊं तो एलएलपी क्या है? एलएलपी सर पापा और मम्मी का बेटा है। कंपनीज एक्ट है पापा, पार्टनरशिप एक्ट है मतलब मम्मी, और ये एलएलपी जो है ना ये है उन दोनों का मिक्सचर, एक हाइब्रिड उनका बेटा। मतलब यहाँ पे भी आपको सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कॉमन सील सब देखने को मिलेगा, लेकिन भैया ये एग्रीमेंट का फीचर भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पार्टनर्स चाहें तो अपने हिसाब से अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज को डिसाइड कर सकते हैं एग्रीमेंट बना के। क्लियर है क्या? हाँ सर अब क्लियर है। अब चलो सर एलएलपी एक्ट की शुरुआत करते हैं, कब पास हुआ, कैसे हुआ, सारी चीजों को फटाफट से समझते हैं। देखो मैंने बोला कि पार्लियामेंट ने इसको पास किया था 12 दिसंबर 2008 को, प्रेसिडेंट ने इनको साइन किया भैया, कब साइन किया? 7 जनवरी 2009 को, तब ये जाके कहलाया एलएलपी एक्ट 2008। ये बात ध्यान रखना, साइन भले हुआ है 2009 में लेकिन इसको एक्ट का दर्जा दिया गया है 2008 के हिसाब से। ऐसा क्यों है? अगर तुमको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे डालना, मैं पढ़ने आता हूं तुम्हारे कमेंट्स की, तुम क्या क्या लिखते हो। खैर आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेबल की तुम्हारे लिए रेलिवेंट नहीं है, अच्छा अगर बता दूं, चलो बता दो ना सर। अरे ऐसा है कि भैया दिस इज जस्ट अ कॉमन प्रैक्टिस, ये एक प्रैक्टिस है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 2008 को 2009 नहीं किया जा सकता था, बट क्योंकि बिल जो है ना वो पास हो गया था 2008 में इसलिए इसको 2008 का ही दर्जा दे दिया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अच्छा मैं आगे अगर बढ़ता हूं तो समझना बात को कि ये एक्ट एप्लीकेबल कहां हो रहा है। ये एक्ट एप्लीकेबल होगा होल ऑफ इंडिया में, मतलब पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। क्यों लाया गया ये एक्ट? एनेक्ट क्यों किया गया? भैया एलएलपी बना है तो एलएलपी को संभालने के लिए एलएलपी एक्ट चाहिए ना, आईसीआई है तो आईसीआई को आईसीआई का एक्ट चाहिए ना। बस वही बात है कि भैया एलएलपी है तो एलएलपी के लिए प्रोविजंस बनाने हैं, फॉर द फॉर्मुलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एलएलपी के लिए ये एक्ट लाया गया है। अच्छा एलएलपी में क्या क्या चीजें हैं वो एक बार समझ लेते हैं। एलएलपी एक्ट की बात करें तो एलएलपी में 81 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल्स हैं। क्या बोला मैंने? 81 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल्स है। क्या याद करना है? द आंसर इज नो। सर कंपनीज एक्ट को एक बार रिकॉल करोगे क्या? कितने सेक्शंस थे, कितने चैप्टर्स थे, कितने शेड्यूल्स था? याद है तो बताओ ना। सर मैंने बोला कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शंस हैं, 7 शेड्यूल्स है और 29 चैप्टर्स हैं। हाँ सर कंपनीज एक्ट भी रिकॉल हो गया। देखो वैसा ही एलएलपी एक्ट में 81 सेक्शंस है और 4 शेड्यूल्स है। सर एलएलपी एक्ट में हमको क्या है सारे सेक्शंस पढ़ने? द आंसर इज नो, बहुत लिमिटेड सेक्शंस है। एलएलपी एक्ट तुम सीए इंटर में भी पढ़ोगे, वहां पे बाकी चीजें कवर अप होने वाली है। यहां सिर्फ इंस्टीट्यूट ने तुमको बोला है कि बेस ले लो भैया, ये बेस है, थोड़ा फाउंडेशन लेवल पे फाउंडेशन बना के आओ एलएलपी का। अच्छा तो फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल ये क्या बात करता है एक बार ये समझ लेते हैं। फर्स्ट शेड्यूल जो है एलएलपी का वो बोलता है कि मैं म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज बताऊंगा। किसका? पार्टनर्स का। एलएलपी के अंदर मेंबर्स होते हैं क्या सर? नहीं सर। कंपनी के अंदर कौन होता है? मेंबर होता है। फिर से कह रहा हूं, कंपनी के अंदर हम कहते हैं मेंबर, लेकिन एलएलपी के अंदर हम कहते हैं पार्टनर। क्यों सर? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है ना दादा, पार्टनर, पार्टनर की यहां बात हो रही है। तो मैंने बोला पार्टनर जो है ना अपना म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, कि मेरा और तेरा क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज रहेगा, ये चीज पार्टनर्स के बीच में, प्लस एज वेल एज, अगर मैं यहां पे लिख दूं एज वेल एज एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स। अरे मैंने बोला ना एलएलपी खुद एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो एलएलपी का खुद का भी तो कोई राइट है, खुद का भी तो कोई पावर है उसके पार्टनर के साथ में, इसलिए ये दूसरा समझ लो। तो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज किसके किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में, एज वेल एज एलएलपी और उसके पार्टनर्स के बीच में। कहां दिया हुआ है? हमारे फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है। सर हम फर्स्ट शेड्यूल को फॉलो कब करेंगे? हम फर्स्ट शेड्यूल को फॉलो तभी करेंगे जब एलएलपी ने खुद का कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं बनाया है। अरे मैंने बोला ना, यहाँ पे मैंने बोला ना कि जैसे पार्टनर्स यहाँ पे खुद का एग्रीमेंट बना सकते हैं,
कि भैया हमारे म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगे। वैसे ही एलएलपी के पार्टनर्स भी अपने खुद के एक एग्रीमेंट में एंटर कर सकते हैं और कह सकते हैं कि पार्टनर्स का म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या क्या होगा। अगर बनाया है तब तो एग्रीमेंट फॉलो करेंगे, लेकिन नहीं बनाया तो हम फर्स्ट शेड्यूल फॉलो करेंगे जो एलएलपी एक्ट में बोलता है। मतलब सर अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट प्रिवेल करेगा, एग्रीमेंट नहीं है तो फर्स्ट शेड्यूल में आके देख लेना कि पार्टनर्स के बीच के क्या राइट्स क्या ड्यूटीज हैं, और भैया एलएलपी और पार्टनर्स के बीच में क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज हैं। दूसरा शेड्यूल बोलता है कभी भी एलएलपी को कन्वर्ट करना है, फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना है। अगर पार्टनरशिप फर्म है, कल को वो बोलता है अरे मैं एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहता हूं, कैसे कन्वर्ट हूं, आप बोलना आप तो सीए हो, आप बोलना कि भाई साहब आप जाके ना शेड्यूल 2 देखो एलएलपी एक्ट का। वैसा ही अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और वो अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहती है, आप कहोगे थर्ड शेड्यूल जाके देखो। और भैया कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अगर वो कहती है कि मैं एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहता हूं खुद को, तो आपको कहना है कि आपको फोर्थ शेड्यूल जाके देखना है। मतलब अगर यहां पे अनलिस्टेड लिखा है, मतलब लिस्टेड कन्वर्ट नहीं हो सकती। कभी भी लिस्टेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। सर अलग से क्यों नहीं बोला लॉ ने? अब नहीं बोला तो नहीं बोला, हमको समझ तो आ रहा है ना कि अनलिस्टेड के बारे में बात हो रही है, बट लिस्टेड के बारे में बात नहीं हो रही है। और हमने समझ में आ गया भैया कि अनलिस्टेड को कभी भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता एलएलपी में। इसी पॉइंट को मैंने क्लैरिफिकेशन में ऐड कर दिया है कि लिस्टेड कंपनी कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकती एलएलपी में। आया क्या बात समझ में? एक बार रिकॉल करें क्या, एलएलपी में है 81 सेक्शंस, 81 सेक्शंस, 4 शेड्यूल्स। फर्स्ट शेड्यूल बोलता है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज अमंग पार्टनर्स एज वेल एज एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स, कब? इन द एब्सेंस ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट। ये नहीं है तो फर्स्ट शेड्यूल फॉलो करेंगे। दूसरा शेड्यूल बोलता है फर्म को एलएलपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तीसरा शेड्यूल बोलता है प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और चौथा शेड्यूल बोलता है अनलिस्टेड कंपनी को एलएलपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप यहां से आके समझ लो, आई बात समझ में? हाँ सर, हमारा ये बेसिक खत्म हो गया है यहाँ पे। अच्छा एक बात और रह गई थी, मेरे को एक बात बताओ, कंपनी और आरओसी, कंपनी और फर्म की अगर बात करें तो कंपनी तो देखो पापा है, पार्टनरशिप फर्म जो है मम्मी है, लेकिन इनके जो करता धरता है, मतलब इनका पालन पोषण करने वाले ये लोग कौन है? देखो कंपनी को संभालता है हमारा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और हमारा एमसी, राइट? मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वो रजिस्ट्रार अपॉइंट करता है, और रजिस्ट्रार बेसिकली कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए हमारा रजिस्ट्रार बाबू जो है कंपनी के साथ लगा रहता है। अच्छा यही चीज अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो यहां होता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, मतलब एक गवर्नमेंट का बाबू है, वो सरकारी बाबू जो है वो फर्म्स का रजिस्ट्रार है। तो अब आता है कि एलएलपी तो हाइब्रिड है, दोनों का मिक्सचर है, इसका पालन पोषण, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा? तो गवर्नमेंट ने बोला, लॉ ने बोला कि भैया हम ये काम ना आरओसी को देंगे, हम ये काम एमसीए को देंगे, क्योंकि यहाँ की सारी चीजें तो यहाँ गई ही है, लेकिन पार्टनरशिप की सारी चीजें यहाँ थोड़ी आई है। कंपनी का एक छोटा स्वरूप है एलएलपी विथ एग्रीमेंट वाला फीचर के साथ, याद रहेगा क्या? हाँ सर, तो यहाँ पे एलएलपी को कौन संभालेगा? हमारा रजिस्ट्रार बाबू संभालेगा, हमारा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स नहीं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एलएलपी को संभालेगा। तो यहाँ पे मार्क कर लो कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना एलएलपी का, वो कौन संभालेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड आरओसी, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये भैया हमारे एलएलपी का क्या संभालेंगे? ये एलएलपी का एडमिनिस्ट्रेशन टास्क संभालेंगे। आगे बढ़ते हैं, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी हमने ऑलरेडी समझ लिया है, कवर अप कर लिया है, एक बार बस अब रीड करना है। देखो एलएलपी एक नया फॉर्म है, बिल्कुल सही बात है, लीगल बिजनेस करने का विथ लिमिटेड लाइबिलिटी। एलएलपी की लाइबिलिटी भी लिमिटेड होती है टू द अमाउंट ऑफ असेट्स। एलएलपी के पास जितनी प्रॉपर्टी है उसी के लिए एलएलपी लाइबल है, पीछे के पार्टनर्स लाइबल नहीं होते हैं। ये अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है, मतलब सर अल्टरनेटिव बनाया गया है बिजनेस करने के लिए, लो कंप्लायंस कॉस्ट है, सस्ते में हो जाता है। भैया यहाँ पे तो हमको मेमोरेंडम बनाना ही नहीं है, आर्टिकल बनाना ही नहीं है, एक छोटा सा एग्रीमेंट बनाना है। मेमोरेंडम और आर्टिकल को याद करो, बाय लॉज है, फाउंडेशन है, चार्टर है, मैग्ना कार्टा है, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। भैया खर्चा भी तो लगता है ना ये सब चीजों में, लेकिन एग्रीमेंट में इतना खर्चा थोड़ी होना है। तो बोला कि लो कंप्लायंस कॉस्ट है, और ये अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है। ये पार्टनर को अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी, कि पार्टनर ना अपना इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब
ड्यूटीज, पावर्स, कौन क्या कैसा सब चीजें खुद डिटरमाइन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, पार्टनर्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अपने हिसाब से अपने मुताबिक आप जो है ना वो अपना एग्रीमेंट बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, सही बात है। एलएलपी खुद लाइबल होगा टू द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स असेट्स, मतलब एलएलपी अपनी लाइबिलिटी कहां तक रखेगा, अपने असेट्स तक का। और जो पार्टनर की लाइबिलिटी है वो क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। पार्टनर तो भैया लिमिटेड मौज ही मौज है पार्टनर की। अच्छा, सिंस एलएलपी में एलिमेंट ऑफ बोथ है, मतलब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी है एज वेल एज पार्टनरशिप भी है, इसलिए एलएलपी को हम बोलते हैं हाइब्रिड है, ये मिक्सचर है ये दोनों का, किसका, कंपनी और पार्टनरशिप का। आई बात समझ? हाँ सर, बढ़िया तरीके से समझ में आ गई, राइट सर। तो सर आगे बढ़ते हैं, एलएलपी का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया है। अगर तुमको एग्जाम में आए तो ये चीज तुम लिख पाओगे क्या? बिल्कुल लिख पाएंगे सर, बढ़िया बुलेट पॉइंट्स में आपने दिया है, आसानी से याद भी हो जाएगा, कीवर्ड्स रेड में हाईलाइटेड भी है। आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। लगभग 10 डेफिनेशंस हमको कवर अप करने हैं। देखो मैंने कितना बढ़िया तुम्हारे लिए लिखा था कि पॉइंट नंबर 3 एंड 4 लेफ्ट इंटेंशनली, लेकिन मुझे लगा कि यार ये क्यों ही छोड़े, चलो जाने तो पॉइंट नंबर 3 एंड 4 को भी बाद में मैंने कॉम्पैक्ट में इनकॉर्पोरेट कर दिया। अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट की बात करते हैं सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में अगर तुमको बोलूं ना, ये तुमको याद रखना है, वो होगा बॉडी कॉर्पोरेट, वो होगा तुम्हारा फॉरेन एलएलपी, वो होगा फाइनेंशियल ईयर, वो होगा स्मॉल एलएलपी। समझ में आया क्या? एलएलपी एग्रीमेंट भी ले लो, चलो समझ आएगा। पार्टनर, पार्टनर मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स तो वैसे इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है पार्टनर तुम बाद में देख लेना। चलो मेरी बात समझना ध्यान से, आगे बढ़ते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन समझते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन होल एलएलपी। सर क्या बोलता है बॉडी कॉर्पोरेट? देखो, बॉडी कॉर्पोरेट ना बोलता है कि कौन 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 बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगा, वो कौन है जो बॉडी कॉर्पोरेट है, ये बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन बताएगा। समझना, बुकिश लैंग्वेज याद करवा दूंगा, ध्यान से सुनना। ऐसी कंपनी, इट मींस अ कंपनी, ऐसी कंपनी जो डिफाइंड है क्लॉज 20 ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब सर ऐसी कंपनी जो क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइंड है, वो कौन सी कंपनी है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी का डेफिनेशन याद है? मतलब सर ये बात कर रहा है किसकी? ये बात कर रहा है इंडियन कंपनी की। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट में कह रहा है, बॉडी कॉर्पोरेट मींस इंडियन कंपनी एंड इंक्लूड्स, बॉडी कॉर्पोरेट में ये लोग भी शामिल है। कौन लोग है भैया? पहला तो बोल रहा है एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, मतलब इंडियन एलएलपी है। दूसरा बोल रहा है इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब ऐसी एलएलपी जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। ऐसी एलएलपी जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, भैया बाहर भी तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बन सकता है ना, तो भैया जो एलएलपी बाहर बनी है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी। एंड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब ये फॉरेन कंपनी की बात कर रहा है। समझने के लिए अगर बोला जाए तो बोला जा सकता है कि बॉडी कॉर्पोरेट मींस इंडियन कंपनी एंड इट इंक्लूड्स इंडियन एलएलपी। क्या मैंने सही बोला? हाँ सर आपने सही बोला, इंडियन एलएलपी। फिर मैंने बोला कि भैया फॉरेन एलएलपी, बिल्कुल सही बात है सर, फॉरेन एलएलपी भी हो सकता है। और लास्ट में मैंने बोला फॉरेन कंपनी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो क्या सर हम एग्जाम में ऐसा लिख सकते हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट मींस इंडियन कंपनी एंड इट इंक्लूड्स इंडियन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, फॉरेन कंपनी, अंडा मिलेगा अंडा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा मत लिखना तुम, मिलेगा मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है मार्क्स नहीं मिलेगा इसमें भी, बट स्टिल तुम्हारा लैंग्वेज क्या है, यहाँ पे मींस के बाद ना कंपनी, इंडियन कंपनी बोल सकते थे, बट कंपनी की डेफिनेशन को समझाया गया है, तो तुमको यहाँ पे डेफिनेशन ही लिख के आना है कि भैया बॉडी कॉर्पोरेट मींस the company that is defined under clause 20 of section 2 of the Companies Act 2013 and includes a limited liability partnership registered under this act, a limited liability partnership registered outside India या incorporated outside India, and a company incorporated outside India, मतलब फॉरेन कंपनी की बात कर रहा है। क्या तुमको इतना याद हुआ? हाँ सर। आगे बोलता है कि भैया बट इट डज नॉट इंक्लूड, क्या ये इंक्लूड नहीं करेगा, मतलब ये लोग बॉडी कॉर्पोरेट का पार्ट नहीं है, ये लोग बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आएंगे। समझना मेरी बात को, आगे जाके तुम पढ़ोगे कि एलएलपी में पार्टनर कौन बन सकता है, तो तुमको वहां दिखेगा कि इंडिविजुअल आदमी, मतलब एक अकेला आदमी प्लस बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी में पार्टनर बन सकता है। अगर डेफिनेशन में कोई कंपनी या किसी को बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन से हटाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि वो एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकता। क्या तुमको बात समझ में आई?
क्या तुमको सीरियसनेस समझ में आई? मैंने बोला कि एलएलपी के डेफिनेशन में एलएलपी के जहाँ पे लिखा गया है कि भैया एलएलपी में पार्टनर कौन बन सकता है, वहाँ पे ये साफ-साफ लिखा गया है कि एलएलपी में इंडिविजुअल पार्टनर बनेगा और बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बनेगा। इंडिविजुअल तो हमको पता है मैं और आप, बट बॉडी कॉर्पोरेट में जो लोग नहीं हैं, वो लोग एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकते। इसलिए बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अभी तक हमने समझा इंडियन कंपनी, इंडियन एलएलपी, फॉरेन कंपनी, फॉरेन एलएलपी। ठीक, आगे हम पढ़ रहे हैं क्या इसमें इंक्लूड नहीं करेगा, बट इट डज नॉट इंक्लूड। कौन कौन इंक्लूड नहीं होगा? पहला पॉइंट बोलता है कॉर्पोरेशन सोल। सर ये क्या होता है? ब्रैकेट में समझाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए पहले ही लिख दिया है कि कॉर्पोरेशन सोल का मतलब होता है पोजीशन। पोजीशन कैसा सर? पोजीशन पोजीशन लाइक प्रेसिडेंट, गवर्नर। अरे भैया एक बात बताओ, प्रेसिडेंट जो है ये एक इंडिविजुअल, एक आदमी है, लेकिन है तो वो कुर्सी ना। प्रेसिडेंट एक कुर्सी है, क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या वो जो आदमी बैठा है वो परपिचुअल सक्सेशन में बैठा है? मतलब जो भी इंसान कल को प्रेसिडेंट बनता है, क्या वो सदाबहार अमर है? नहीं। बट प्रेसिडेंट की कुर्सी तो हमेशा अमर है ना, हमेशा एक आदमी आएगा जाएगा। इसीलिए बोला गया कि बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में कॉर्पोरेशन सोल दैट इज पोजीशंस इंक्लूड नहीं होंगे। साथ में कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, ये भी इंक्लूड नहीं करेगी बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में। एंड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, ऐसी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगा अपने ऑफिशियल गैजेट में और बताएगा, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। मतलब सर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना राज्य पत्र निकालेगा, बोलेगा देखो मेरा तो चिट्ठी भेजने का ये मेथड है, मैं नोटिफिकेशन मारता हूं सीधे ऑफिशियल गैजेट में। तो अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भैया ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो वो नहीं है, लेकिन ब्रैकेट में अलग से लिख दिया अदर देन नॉट बिंग। मतलब कि एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बिंग, ऐसी कंपनी जो डिफाइन की गई है क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मतलब नॉट बिंग इंडियन कंपनी और इंडियन एलएलपी एज डिफाइंड इन दिस एक्ट। मतलब इन दोनों को छोड़ के अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और को बोलता है एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन मतलब अदर देन इंडियन कंपनी, अदर देन इंडियन एलएलपी, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि भैया नहीं नहीं ये तो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो वो लोग भी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। क्या तुम मेरे साथ एक बार लिखना पसंद करोगे शॉर्ट में कि बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन क्या बोलता है? देखो बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन बोलता है कि बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स से चीजें स्टार्ट होती है। मीन्स, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, बस समझना मेरी बात को। मीन्स अ कंपनी जो डिफाइन की गई है क्लॉज 20 ऑफ भैया सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड इंक्लूड्स, किसको इंक्लूड करता है? पहला बोलता है कि इंक्लूड्स करता है ये एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर जो चीज रजिस्टर्ड है। दूसरा, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बिल्कुल सही बात है सर। तीसरा, मेरे साथ साथ तुम बोल रहे हो ना, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बिल्कुल सही बात है सर। बट बट इट डज नॉट इंक्लूड, ये क्या इंक्लूड नहीं करता? डज नॉट इंक्लूड, पहला पॉइंट अ कॉर्पोरेशन सोल, भैया कॉर्पोरेशन सोल को इंक्लूड नहीं करता। दूसरा, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, लिख पाओ वेल एंड गुड, नहीं लिख पाओ कोई बात नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखोगे उतना भी चलेगा। और तीसरा बोल रहा है एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, ब्रैकेट में लिख रहा है, फिर ऊपर तुमने लिखा ना नॉट बिंग, यहाँ पे भी लिख देना नॉट बिंग भैया हमारा यहाँ पे क्लॉज 20 में जो डिफाइन किया गया है, और एलएलपी अंडर दिस एक्ट ब्रैकेट क्लोज एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। आया समझ? बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन डन है। आएगा एग्जाम में 3 नंबर से 4 नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए मिनिमम आ सकता है। इंस्टीट्यूट पार्ट करके आपको देगा, ज्यादा चांसेस है 6 नंबर के लिए पूरा ये डेफिनेशन आ जाए, इसकी चांसेस बहुत कम है। आया समझ? डन सर। बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन याद हो गया? हाँ सर। क्या पूरा लीगल लैंग्वेज में हुआ? हाँ सर। क्या मॉड्यूल की लैंग्वेज में हुआ? हाँ सर। बस फिर लाइक ठोक दे मेरे भाई। चलो सर आगे बढ़ते हैं, मस्ती कर रहा हूं है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने बोला कि बिजनेस डेजिग्नेटेड पार्टनर और एंटिटी में क्या फर्क है ना। नॉट सो इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने कुछ रेड हाईलाइट भी नहीं किया। छोड़ना चाहो छोड़ दो। बिजनेस का मतलब तुमको पता है, हर ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन एक्सेप्ट एनी एक्टिविटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूड करता है वो बिजनेस है। डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब वो पार्टनर जो भैया सेक्शन 7 के तहत डेजिग्नेटेड पार्टनर बनता है। एंटिटी का मतलब वो बॉडी कॉर्पोरेट जो इंक्लूड करता है भैया फर्म, इंक्लूड्स अ फर्म सेट अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इसके अंदर जो भी रजिस्टर्ड है वो कहलाएगा एंटिटी। छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं, सीधे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन क्या कहता है समझना।
फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू एलएलपी। देखो मैं तुमको पहले अगर बताऊं ना, तो तुमको अगर साफ शब्दों में आसान भाषा में समझाऊं तो फाइनेंशियल ईयर तो सर हमको पता है, हम क्या बच्चे हैं क्या, हमको तो पता है 1 अप्रैल से लेकर अगले साल का 31 मार्च जो होता है ये फाइनेंशियल ईयर होता है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। लेकिन एलएलपी के केस में भी यही बोला गया कि भैया इसका फाइनेंशियल ईयर तो यही रहेगा। बट बोला गया अगर कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है 30 सितंबर के बाद। कब? 30 सितंबर के बाद अगर कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसका, मेरी बात सुनना, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, उसका पहला फाइनेंशियल ईयर जो खत्म होगा ना वो भैया उस अगले फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर में नहीं खत्म होगा, नेक्स्ट फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर में खत्म होगा। बस ये तुमको ध्यान रखना है। सर एक एग्जांपल दे दोगे क्या? मैंने बोला कि फॉर एन एग्जांपल अगर ये 24-25 चल रहा है, 25-26 चल रहा है, वैसे तो ये है ना, इसको काट देते हैं। अगर ये 25-26 चल रहा है और 25-26 की हम बात करें तो अगर कोई एलएलपी बना है 1 अक्टूबर 2026 को, तो इसका पहला फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? क्या वो 31 मार्च 2026 को खत्म होगा, 27 को खत्म होगा? द आंसर इज नो सर, ये खत्म होगा 31 मार्च 2028। क्यों सर? क्योंकि बोला ना मैंने, आफ्टर 30 सितंबर अगर कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुआ है 1 अक्टूबर, 30 सितंबर के बाद ही है ना मेरे भाई, तो 1 अक्टूबर 2026 को कोई आया है तो पहला फाइनेंशियल ईयर उसका खत्म होगा 31 मार्च 2028 को, 27 को नहीं। बस खत्म। फाइनेंशियल ईयर को एक बार देख लेते हैं। पहले नॉर्मल डेफिनेशन दे दिया है कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। बोला गया कि फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू एलएलपी मींस द पीरियड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से लेकर 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। फॉलोइंग ईयर भैया बगल में जो है ना जुड़ा हुआ फॉलोइंग ईयर। लेकिन हाउएवर अगर कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है आफ्टर, मेरी बात समझना, 30 तारीख को हुई है ना तो नहीं लगेगा ये लॉ। ये वाला स्पेशल केस जो है 30 तारीख के बाद ही लगेगा। तो हाउएवर 30 तारीख के बाद अगर कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है आफ्टर 30th डे ऑफ सितंबर ऑफ अ ईयर, फाइनेंशियल ईयर में एंड ऑन 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द ईयर नेक्स्ट 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 फॉलोइंग दैट ईयर। क्या तुमको बात समझ आया? जब खत्म होना चाहिए उसके अगले में खत्म होगा। सर एग्जांपल दे दो ना। एग्जांपल मैंने दिया है, देखो 2 जुलाई 2025 को कोई इनकॉर्पोरेट हुआ तो भैया 2026 में उसका चुपचाप फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। फिर बोला मैंने कि भैया 30 सितंबर 2025 में कोई आया तो 2026 में ही उसका खत्म होना है। लेकिन 1 अक्टूबर 25 में आया तो 31 मार्च 2027 में ये फाइनेंशियल ईयर उसका खत्म होगा। और ये जो हम फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं ये सिर्फ पहला फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं भैया। क्लैरिफिकेशन में लिखा है ये सिर्फ पहले फाइनेंशियल ईयर की बात है। मतलब एक बार ये पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके बाद नॉर्मल चलेगा। नॉर्मल क्या है सर? 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्लियर सर? तो सर ये ईयर क्यों रखा गया? इन कीपिंग विथ इनकम टैक्स लॉ फाइनेंशियल ईयर जो है ना शुड ऑलवेज बी फ्रॉम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। इनकम टैक्स को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का यही डेट निर्धारित किया गया है। क्या तुमको समझ में आया? सर 2 नंबर का इंस्टीट्यूट सवाल बनाएगा, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं बनाएगा। तो सबको पता है कि ये फोकट के नंबर में बच्चों को दे रहा हूं ताकि बच्चे पास हो जाए। कम से कम जो फेल होते हैं ना वो लटक ना जाए, कम से कम पास हो जाए बोल के इंस्टीट्यूट ऐसे सवाल तुमको एग्जाम में दे सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉरेन एलएलपी की बात करें तो भैया जैसा मैंने तुमको फॉरेन कंपनी के केस में बताया था वैसा ही यहाँ पे फॉरेन एलएलपी है। मतलब एक एलएलपी जो फॉर्म इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर्ड हुई है कहाँ? आउटसाइड इंडिया। बनी कहाँ है? आउटसाइड इंडिया, बट विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया। जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। फॉरेन कंपनी में याद करो आगे भी लिखा था आइदर बाय इटसेल्फ, उसका एजेंट, फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। ये लाइन यहाँ पे नहीं लिखा है कि आइदर बाय कैसे, खुद से, ऑनलाइन है, एजेंट है, फिजिकल है, कैसे है, नहीं लिखा है। तुमको सिर्फ ये लिखना है कि फॉरेन एलएलपी का मतलब वो एलएलपी जो फॉर्म इनकॉर्पोरेट रजिस्टर्ड हुई है आउटसाइड इंडिया में, बट जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे है? विद इन इंडिया में है। आई बात समझ? हाँ सर। अब एलएलपी का डेफिनेशन क्या है सर? देखो एलएलपी का डेफिनेशन कुछ नहीं है। एलएलपी का डेफिनेशन बोलता है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म और रजिस्टर्ड हुई है ना इस एक्ट के अंदर वही एलएलपी मानी जाएगी। वाह 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 वाह, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं, एलएलपी एग्रीमेंट की बात करते हैं। ये तुम ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो। एलएलपी एग्रीमेंट बोलता है इट मींस एनी रिटन एग्रीमेंट, मतलब ओरल तो बात ही नहीं कर रहा है। ये बोलता है रिटन एग्रीमेंट चाहिए भैया, एनी रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी। मतलब मैं, आप, एक और कोई दूसरा कोई, हम चारों मिलके पार्टनर्स कहलाएंगे। हम चारों के बीच में जो एग्रीमेंट बन रहा है बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी और
बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर। मैंने बोला ना तुमको कि दो लोग रहेंगे, शेड्यूल 1 में समझाया था, याद है क्या? पहला बोल रहा है पार्टनर्स के बीच के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, और दूसरा बोल रहा है एलएलपी और उसके पार्टनर के बीच में उसके म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज कहाँ मिलेंगे? हमको एलएलपी एग्रीमेंट में मिलेंगे, जहां पे हमको डिटरमाइन किया जाएगा म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एंड देयर राइट्स एंड ड्यूटीज इन रिलेशन टू दैट एलएलपी। पार्टनर्स के खुद के क्या म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज रहेंगे, साथ ही भैया एलएलपी की नजरों में एलएलपी के लिए उनके क्या म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज रहेंगे। ये सारी चीज आपको मिलेगी एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर। क्लियर है? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। पार्टनर, मैंने बोला ना उस समय कि पार्टनर का डेफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट स्टिल तुम पार्टनर में आगे जाके पढ़ोगे मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर में। मैंने बोला कि भैया पार्टनर कौन होता है? ऐसा ऐसा पर्सन जो पार्टनर बनता है इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट, वो पार्टनर कहलाता है। वाह वाह, ऐसा इंसान जो पार्टनर बनता है एलएलपी एग्रीमेंट के तहत, वो पार्टनर कहलाता है। ठीक है, डन सर। आगे बढ़ते हैं, हम स्मॉल एलएलपी की तरफ चलते हैं। यहां हमारा डेफिनेशन का पोर्शन खत्म हो जाएगा। सर स्मॉल एलएलपी, मैंने बोला ना, देखो स्मॉल कंपनी जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने स्मॉल एलएलपी को तुमको रिवाइज कराया था। जब हम स्मॉल एलएलपी पढ़ रहे हैं तो हम स्मॉल कंपनी भी रिवाइज करेंगे, वहीं पे लिख देंगे, इन्हीं नोट्स को लास्ट डे पे रिवाइज करेंगे और भैया एग्जाम पूरा शिद्दत से फोड़ के आएंगे। राइट, डन सर। तो स्मॉल एलएलपी कौन होता है समझना। फिर वही चीज, लिमिट दी हुई है, लिमिट के अकॉर्डिंग, लिमिट के अंदर कोई आता है तो वो स्मॉल एलएलपी है, लिमिट के ऊपर जाता है तो भैया बात बड़ा एलएलपी है। ठीक है, अच्छा तो देखो मैंने बोला कि यहाँ पे स्मॉल एलएलपी का डेफिनेशन तुमको ध्यान रखना है। सर ये सेक्शन नंबर अगर हमको पूरा याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं, तुम लोगों को स्मॉल एलएलपी का डेफिनेशन आया ना, तुम लोगों ने लिखना है कि एज पर सेक्शन 2 ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008। ये इतना लिख के तुम एग्जाम में लिख के आओगे, चलेगा। तुमको अंदर का 1TA याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया क्या? डन। तो देखो, इट मीन्स एलएलपी, ऐसी एलएलपी जहां वेयर 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 पहला पॉइंट बोल रहा है कंट्रीब्यूशन, क्या बोल रहा है? कंट्रीब्यूशन। दूसरा पॉइंट बोल रहा है टर्नओवर, और तीसरा पॉइंट बोल रहा है अदर रिक्वायरमेंट्स। पहले पॉइंट पे बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए। अरे पार्टनर यहाँ कंट्रीब्यूट करता है अपनी पूंजी, अपना धन। पार्टनर जो लेके आ रहा है, पार्टनर का कंट्रीब्यूशन की बात कर, इन विच द कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इतना होगा तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा। does not exceed 25 lakh rupees or such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 5 crore rupees as may be prescribed। एंड बोला है, एंड मतलब सर इसके साथ टर्नओवर की लिमिट मैच होनी चाहिए। सर क्या बोल रहा है? टर्नओवर कितना होना चाहिए? एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। अरे बात वही है, अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी का मतलब ही पीएनएल होता है। तुम समझ लो कि तुम सॉल्वेंट हो, तुम इंसॉल्वेंट तो नहीं हो गए, उसी स्टेटमेंट को तुम समझ लो अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी का स्टेटमेंट बोलते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी के हिसाब से फॉर द immediately preceding financial year में does not exceed 40 lakh rupees or such higher amount which may be prescribed which shall not be more than 50 crore rupees। समझ में आया क्या? नहीं सर, एक बार पेपर में बना दोगे क्या? बिल्कुल बना देंगे। देखो मैंने बोला कि यहाँ पे बात करते हैं हम स्मॉल एलएलपी की। किसकी? स्मॉल एलएलपी की। तो स्मॉल एलएलपी के केस में पहले बोलता है कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन बोल रहा है डज नॉट एक्सीड, मतलब सर कि आप ना एक्सीड नहीं करोगे, किसको? ये हमारा होना चाहिए डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीस। मतलब सर एग्जैक्ट 25 लाख है तो चलेगा क्या? देखो यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ो, डज नॉट एक्सीड बोल रहा है। डज नॉट एक्सीड का मतलब होता है कि इससे अधिक नहीं होना चाहिए। इतना है तो चलेगा, 25 लाख है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सर 5 करोड़ रुपए क्या लिखा है? डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीज, जिसको सरकार वक्त टाइम टू टाइम बढ़ा के कितना कर सकती है? 5 करोड़ रुपए तक कर सकती है, बट अभी तक किया नहीं है। आज के लिए हमारे लिए क्या लिमिट है? 25 लाख रुपए की लिमिट हमको एग्जाम में चेक करके आनी है। एंड बोल रहा है, एंड ठीक है। एंड टर्नओवर कितना बोल रहा है? टर्नओवर एक तो देखो पहले यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी है, पीएनएल लिख के मत आना, नंबर कट जाएंगे। फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, फिर वही लैंग्वेज डज नॉट एक्सीड। कितना बोल रहा है भैया? डज नॉट एक्सीड कितना बोल रहा है? हमारे लिए ये डज नॉट एक्सीड वेरी इंपॉर्टेंट है, 40 लाख रुपए। मतलब एग्जाम में ना तुमको 40 लाख ही इंस्टीट्यूट देगा और तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे 40 लाख दिया है तो 40 लाख के अंदर होना चाहिए कि 40 लाख भी चलेगा? 40 लाख भी चलेगा, डज नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीस। बट जो इसको बढ़ा के सरकार कितना कर सकती है? हमारे लिए यहाँ पे जो लिमिट है ना वो 50 करोड़ रुपए के
लाखों में बात हो रही है बट करोड़ तक जा रहा है मामला। 50 करोड़ रुपए तक सरकार इसको बढ़ा सकती है कल को चाहे तो। अच्छा, क्या इतने में खत्म हो गया? नहीं सर, एक और कंडीशन है, अदर रिक्वायरमेंट भी मैच करना चाहिए। कोई अदर रिक्वायरमेंट है, वो भी अगर ये मैच करेगा एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, फुलफिल सच अदर टर्म्स एंड कंडीशन, जो प्रिस्क्राइब्ड है वो स्मॉल एलएलपी कहलाएगी। सर यही चीज हमारे स्मॉल कंपनी के केस में क्या है, एक बार तुमको मैं दिखा देता हूं। स्मॉल कंपनी के केस में ना, कंट्रीब्यूशन की जगह हमारे पास है पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर की जगह पे टर्नओवर ही है, लेकिन सर टर्नओवर की जगह पे ना तुमको देखो यहाँ पेड अप शेयर कैपिटल डिफरेंस है। टर्नओवर तो टर्नओवर ही है, बट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वहां पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी है। और यहाँ पे तीसरा कोई लिमिट है ही नहीं। यहाँ पे लिमिट जो है हमारी 4 करोड़ है और 40 करोड़ है, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़, जिसको बढ़ा के हम जो है 10 करोड़ रुपए तक ले जा सकते हैं। टर्नओवर जो है 40 करोड़ की बात कर रहा है, जिसको बढ़ा के भैया 100 करोड़ रुपए तक ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पे लिख लेना चाहिए क्या? बिल्कुल सर। स्मॉल कंपनी की बात करें तो यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल कितना बोल रहा है? डज नॉट एक्सीड 4 करोड़, जिसको बढ़ा के सरकार 10 करोड़ तक ले जा सकती है। और टर्नओवर जो है वो हमारा होगा 40 करोड़, जिसको बढ़ा के सरकार जो है ना वो कल को 100 करोड़ तक ले जा सकती है। क्या तुमको बात समझ में आई? और यहाँ पे दिया गया है एंड। अच्छा, टर्नओवर में एक पॉइंट और ऐड कर लेना, यहाँ पे टर्नओवर में लिख दो एज पर हमारा हो गया पीएनएल अकाउंट, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ये तो सेम रहेगा। डन सर? बिल्कुल सर, बढ़िया तरीके से डन हो गया। डन डनाडन डन सर, हमारा काम यहाँ पे बन चुका है और हमने यहाँ पे सारे डेफिनेशंस को अभी तक कवर अप कर लिया है। आगे बढ़ते हैं सर। आगे मैंने बोला कि नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, मतलब सर क्या एलएलपी एक्ट में पार्टनरशिप एक्ट भी शामिल है? क्या पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल है? द आंसर इज नॉट अप्लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। अलग से बोला नहीं गया है तो अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, पार्टनर कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टनर कौन होता है? यहां से खेल शुरू हो रहा है, समझना बात को। एलएलपी में पार्टनर कौन होता है? मैंने ऑलरेडी थोड़ा हिंट दिया है, अब एक बार यहां डिटेल में पढ़ेंगे। सेक्शन 5 बोलता है कि एनी इंडिविजुअल, मतलब मैं और आप, इंडिविजुअल पार्टनर हो सकता है या फिर बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर हो सकता है। अब आगे जाके तुम पढ़ोगे मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर में कि एलएलपी में 2 पार्टनर तो होने ही चाहिए मिनिमम। सर ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं थी, हमने तो पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है, उसमें तो बोला है मिनिमम 2 पार्टनर तो होने ही चाहिए। एक अकेला पार्टनर है तो वो तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। यहां भी वही बात बोल रहा है, लेकिन पार्टनर बनेगा कौन? देखो मैं तुमको डिटेल में समझाता हूं ये चीज कि यहाँ पे कहना क्या चाहता है। देखो यहाँ पे ना कहना ये चाहता है ये चीज कि कोई भी इंडिविजुअल, कौन इंडिविजुअल मतलब मैं और आप, प्लस बॉडी कॉर्पोरेट। अरे बॉडी कॉर्पोरेट में याद करो, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी। मतलब सर कॉर्पोरेशन सोल नहीं बन सकता, कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्टनर नहीं बन सकता, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा अलग से नहीं बन सकता वो पार्टनर। तो भैया इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में 2 लोग मेरे को पार्टनर चाहिए मिनिमम। मिनिमम 2 लोग मेरे को पार्टनर चाहिए और कोई भी 2 लोग आके पार्टनर बन सकते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर। तो देखो पार्टनर कौन बनेगा? इंडिविजुअल बन सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट में भी पार्टनर बन सकते हैं, बट कौन पार्टनर नहीं बन सकता ये ध्यान देना। यहां पे बोला गया कि भैया हाउ एवर ऐसा इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल नॉट बी केपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर, मतलब नीचे दिए गए निम्नलिखित लोग पार्टनरशिप में, एलएलपी वाले पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकते। पहला पॉइंट, भैया ही हैज बीन फाउंड ऑफ अनसाउंड माइंड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। कोर्ट ने बोला अरे ये आदमी अनसाउंड माइंड का है, कोर्ट ने बोला ये आदमी अनसाउंड माइंड का है ना। एंड द फाइंडिंग इज स्टिल इन फोर्स, मतलब अभी भी अनसाउंड माइंड का, ये कोर्ट ने इसको अभी तक साउंड माइंड डिक्लेयर किया ही नहीं है। कोर्ट ने बोला तू पागल है, तू अनसाउंड माइंड का है, तू कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तू इनकेपेबल है, तू अनसाउंड माइंड का है। तो कोर्ट ने बोला ना, कोर्ट ही उस बात को वापस भी लेगा। इसीलिए बोला गया एंड द फाइंडिंग इज स्टिल इन फोर्स, आज भी वो अनसाउंड माइंड का ही है। कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट के द्वारा जो डिक्लेयर किया गया था वो आदमी आज भी अनसाउंड माइंड का ही है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि भैया वो आदमी ना अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है। हॉस्पिटल जाते हो ना, क्या पूछते हो? सिस्टर
डिस्चार्ज कब मिलेगा मेरे भाई को? सिस्टर डिस्चार्ज कब मिलेगा पेशेंट को? पूछते हैं ना। डिस्चार्ज मतलब रिलीज, अनडिस्चार्ज मतलब भैया वो इंसॉल्वेंट है, दिवालिया घोषित कर दिया गया है और आज तक रिलीज हुआ नहीं है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट भी पार्टनर नहीं बन सकता। और तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि ऐसा इंसान जिसने अप्लाई कर दिया है कि मेरे को ओ कोर्ट दादा मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दो, मुझे माफ करना, मैं दुनिया का कर्ज देने के लिए अब केपेबल नहीं हूं, माई असेट्स आर लेस देन माई लाइबिलिटीज, मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, क्योंकि मैं तो चीख चीख के बोल बोल के थक गया लोगों को कि मेरे पास रोकड़ा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, बट दुनिया मान नहीं रही है, दुनिया मेरे पीछे लगी हुई है, पैसे मांगे जा रही है। आपने अगर कह दिया ना, कोर्ट जज साहब ने कह दिया ना कि ये आदमी के पास कुछ नहीं है, दुनिया मेरा पीछा छोड़ देगी। समझ में आया क्या? तो मैंने बोला कि भैया आपने ना अप्लाई कर दिया है, इंसान ने अप्लाई कर दिया है कि मेरे को आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, टू डिक्लेयर हिम इंसॉल्वेंट, और उसका एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है। अरे भैया तुमने बोला कोर्ट तुरंत सुन लेगा क्या? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, नहीं सुना है क्या? वो बस थोड़ी है कि भैया फीमेल के लिए पूरा सीट ही अलग है, ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट सर फर्स्ट बेस, मतलब जो पहले एप्लीकेशन से कोर्ट पहले उनको निपटाएगा, फिर आपका नंबर आएगा। तो आपका एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है। आई बात समझ? हाँ सर। तो मेरे साथ एक बार दोहराओगे क्या? बोलोगे क्या मेरे संग? जय हिंद नहीं क्या सर? हमारा यहाँ पे सेक्शन नंबर 5 जो बात करता है पार्टनर के बारे में कि कौन पार्टनर बन सकता है एलएलपी में। एलएलपी में हमारा इंडिविजुअल पार्टनर बन सकता है या फिर बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकता है, बट ऐसा इंडिविजुअल पार्टनर नहीं बन सकता जो जो भैया कोर्ट के द्वारा अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किया गया है और अभी भी अनसाउंड माइंड ही है। दूसरा, जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। और तीसरा, जिसने एडजुडिकेट कर दिया है, इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, बट उसका एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग है। समझ में आया क्या? हाँ सर, अब समझ में आ गया। आगे बढ़े क्या? बिल्कुल सर, आगे बढ़ सकते हैं। पार्टनर का हमारा डेफिनेशन यहाँ पे, मतलब पार्टनर का ये सेक्शन हमारा यहाँ पे कवर अप हो गया है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स में आगे जाने से पहले मेरे को सवाल जवाब एक बार करना है तुम लोगों से। बताओ कि ये आदमी या ये केसेस में पार्टनरशिप हो सकती है कि नहीं हो सकती? देखो, इंडिविजुअल है और बॉडी कॉर्पोरेट है, क्या पार्टनरशिप एलएलपी बन सकता है? द आंसर इज यस सर, बिल्कुल बन सकता है। इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल है, क्या ये लोग एलएलपी बना सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल बना सकते हैं। अरे भैया कंपनी है और कंपनी है, क्या एलएलपी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडिविजुअल है और फर्म है, क्या फर्म बॉडी कॉर्पोरेट है? नहीं सर। क्या फर्म इंडिविजुअल है? नहीं सर। क्या ये एलएलपी बना सकती है? द आंसर इज नो सर, एलएलपी नहीं बन सकता। अच्छा सर, इंडिविजुअल तो है लेकिन एचयूएफ है, क्या एचयूएफ बॉडी कॉर्पोरेट है? नहीं सर। क्या एचयूएफ इंडिविजुअल है? नहीं सर। क्या एलएलपी बनेगा? नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं। फर्म और एचयूएफ, अरे तुम दोनों कट लो रे बाबा, ना तुम बॉडी कॉर्पोरेट हो ना तुम इंडिविजुअल हो। ए मतलब इंडिविजुअल है, एक्स वाई एल एल पी मतलब बॉडी कॉर्पोरेट में हमने देखा था कि इंडियन एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में आती है। अब यहां इंडिविजुअल प्लस बॉडी कॉर्पोरेट मिलके क्या एलएलपी बना सकते हैं? यस भैया, एक्स वाई एलएलपी, इंडियन एलएलपी आ रहा है, बनाना चाहता है बना ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ए एलएलपी और बी एलएलपी मिलके एक एलएलपी बनाना चाहते हैं, बन सकता है। यस, बॉडी कॉर्पोरेट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इंडियन कंपनी है और फॉरेन कंपनी है या फॉरेन एलएलपी है, दोनों मिलके एक नया एलएलपी बनाना चाहते हैं, पार्टनर बनके क्या बन सकते हैं? आंसर इज यस। इंडियन यहाँ पे क्या बोलते हैं? सिटीजन है, इंडियन सिटीजन मतलब एक इंडिविजुअल आदमी है ना, और साथ में वो फॉरेन कंपनी या फॉरेन एलएलपी के साथ में एक एलएलपी बनाना चाहता है, क्या वो बना सकता है? द आंसर इज यस। आई बात समझ में? तो हमेशा ध्यान रखना दो चीजें कि इंडिविजुअल होना चाहिए, वो तो तुम आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे, प्लस या फिर और बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं है, इसको याद रखने के लिए आपको पूरा डेफिनेशन क्लॉज रिकॉल करना पड़ेगा कि कौन कौन बॉडी क्लॉज के अंदर था और कौन नहीं था। क्लियर है? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, थोड़ा हिंट मैंने दिया कि एलएलपी में आपको जो है ना एटलीस्ट 2 पार्टनर्स चाहिए। अब यहां ध्यान देना भैया, क्या एलएलपी में हमेशा 2 पार्टनर्स चाहिए? नक्को रे नक्को बाबा। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, बढ़िया पॉइंट दिया गया है जो कहता है कि एलएलपी में देखो, एलएलपी में कितने पार्टनर होने चाहिए? 2 पार्टनर होने चाहिए। बट यहाँ पे एक एक एक्सेप्शन दिया गया है, समझ लो कि अगर मान के चलो 2 इंडिविजुअल पार्टनर थे, राइट, 2 इंडिविजुअल पार्टनर थे, उन्होंने ए बी एलएलपी खोला। क्या खोला? ए बी एलएलपी खोला। अब हुआ ये कि बी की डेथ हो गई या बी चला गया छोड़ के, वट एवर मे बी,
यहाँ तो एक अकेला आदमी बन गया, एक अकेला आदमी बच गया। अब वो गाना गाएगा, चल अकेला चल अकेला। क्या वो कर सकता है? कर सकता है। कब तक? 6 महीने। बिल्कुल कर सकता है। सर मैंने बोला कि अगर किसी भी वक़्त पे एलएलपी अपने भैया पार्टनरशिप में एक अकेला पार्टनर बच गया है ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कब तक? 6 महीने तक। मतलब सर अगर आज आज हमारा तारीख है सपोज़ करो 15 जनवरी और 15 जनवरी तो हमारे लिए 15 जुलाई तक का बिल्कुल टाइम है कि वो आदमी जो है वो क्या कर सकता है? वो एलएलपी में अकेला आगे जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन इसके बाद अगर वो आगे गया, तो कौन लायबल होगा? तो एलएलपी लायबल होगा क्या? द आंसर इज़ नो। बस यहाँ यही बात है ट्विस्ट कि 6 महीने तक का एक अकेला आदमी चल सकता है एलएलपी में। इसकी लायबिलिटी कौन उठाएगा? एलएलपी खुद उठाएगा। बट किसी भी वक़्त पे अगर भैया 6 महीने पार हो चुके हैं और उसके बाद भी ये अकेला आदमी अभी भी कंटिन्यू करे जा रहा है प्लस उसको नॉलेज है कि मैं अकेला हूं, तो इस केस में 6 महीने के बाद की जितनी भी हरकत है उसके लिए वो अकेला आदमी खुद लाइबल हो जाएगा। इन शॉर्ट आप एलएलपी में 2 पार्टनर रखो, अगर एक पार्टनर किसी भी वक्त पे आता है चलेगा, 6 महीना तक अलाउड है, 6 महीना तक एलएलपी खुद लाइबल है, 6 महीने की बाद की चीजों के लिए वो पार्टनर खुद अकेला लाइबल होगा। आई बात समझ? हाँ सर, अब एक बार पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। देखो, तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला सर कि अगर एट एनी टाइम किसी भी वक्त पे नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी जो है ना, अगर ये रिड्यूस होता है बिलो 2, मतलब 2 से कम होता है एंड द एलएलपी कैरीज ऑन बिजनेस, मतलब एलएलपी अभी भी ऑनगोइंग है, बिजनेस चालू है फॉर मोर देन 6 मंथ्स, 6 महीने से ज्यादा अभी भी वो एलएलपी अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है भैया, है ना। वाइल द नंबर इज सो रिड्यूस्ड, मतलब अभी भी नंबर कम है तब भी वो बिजनेस करे जा रहा है, अकेला आदमी एलएलपी का रूप लेके करे जा रहा है बिजनेस। द पर्सन जो अकेला है हु इज द ओनली पार्टनर ऑफ द एलएलपी ड्यूरिंग द टाइम दैट इज सो कैरीज ऑन बिजनेस, मार्क करना, आफ्टर दो 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद की बात कर रहा है, आफ्टर दो 6 मंथ्स एंड हैज द नॉलेज ऑफ द फैक्ट, उसको पता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं अकेला, अकेला चल रहा हूं, उसको पता है ये बात, है ना। शैल बी लाइबल पर्सनली, वो पर्सनली लाइबल होगा फॉर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द एलएलपी इनकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड, जो भी एलएलपी ने भैया वहां पे काम किया है, कब? 6 महीने तक कि 6 महीने के बाद? 6 महीने के बाद। 6 महीने तक के लिए तो एलएलपी खुद लाइबल है, 6 महीने के बाद के लिए ये पार्टनर खुद लाइबल होगा। क्या तुमको बात समझ में आई? क्या लाइबल पर्सनली फॉर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द एलएलपी ड्यूरिंग incurred during that period, कौन सा पीरियड? आफ्टर दो 6, क्लियर है? डन सर। क्लैरिफिकेशन के लिए अप टू 6 मंथ्स में एलएलपी इटसेल्फ विल बी लाइबल, 6 महीने तक का एलएलपी खुद लाइबल रहेगा। आगे बढ़ते हैं सर, हमारे आगे नंबर है कौन सा? 7। क्या ये खतरा है? 17 नहीं सर, खतरा भी नहीं है सर, ये बहुत आसान सा सेक्शन है जो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर का पद बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है समझना बात को, देखो पहले ये बोलता है कि हर एलएलपी में ना एवरी बोल रहा है, एवरी एलएलपी शैल हैव, लैंग्वेज याद करना मेरे साथ, एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। सर ये डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है? अभी तक तो पार्टनर पार्टनर चल रहा था, अभी डेजिग्नेटेड पार्टनर आ गया, समझा रहा हूं। देखो हर एलएलपी में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए जो इंडिविजुअल्स होंगे, इसको तो मुझे ना ग्रीन हाईलाइट करना चाहिए, खतरा है ये खतरा है, जो इंडिविजुअल होना चाहिए। यहां पे ना बॉडी कॉर्पोरेट नहीं लिखा है, मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर हमेशा इंडिविजुअल ही होगा एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेसिडेंट इन इंडिया। सर ये चक्कर क्या है, एक बार समझाओगे क्या? देखो मैं तुमको ना बढ़िया तरीके से बताता हूं जो एकदम आसानी से याद भी हो जाए, समझ तो आ ही जाएगा। देखो मैंने बोला कि पार्टनर की अगर बात करें तो एलएलपी में कौन पार्टनर हो सकता है? पहले बोलता है कि इंडिविजुअल पार्टनर हो सकता है और दूसरा बोलता है कि बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर हो सकता है। बट जहां डेजिग्नेटेड पार्टनर की बात हो जाती है, सर ये डेजिग्नेटेड पार्टनर होता कौन, एक बार समझाओगे क्या? अरे मैंने बोला कि एक बात मेरे को समझाना कि ये पार्टनर जो होता है ना ये नॉर्मल है, ये आम जिंदगी है, लेकिन ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है ना ये मेंटोस जिंदगी है। मतलब सर ये ना हाई लेवल का पार्टनर है, ये जो है ना ये मैनेजमेंट तो संभालेगा ही, साथ में लीगल चीजों के लिए भी लाइबल रहेगा। कौन सर?
डेजिग्नेटेड पार्टनर। लेकिन ये नॉर्मल पार्टनर क्या करेगा? सिर्फ बेसिकली ये मैनेजमेंट संभालेगा, बट लीगल चीजें कि कोई कॉन्ट्रावेंशन हो गया, कोई कानून टूट गया, कहीं कोई बात हो गई, तो भैया फंसेगा कौन? वो होता है ना, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया किसने? मेंबर ने। तो यहाँ पे जो कांड में फंसता है ना, वो होता है भैया हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर। पार्टनर नहीं, डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब लॉ बोलता है कि पार्टनर तो ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन हो सकता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर में बोला गया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ही हमारा क्या बन सकता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर। यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट को शामिल नहीं किया गया है। बॉडी कॉर्पोरेट डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन सर हमने तो पढ़ा, अभी अभी आपने ऊपर बताया कि पार्टनर तो इंडिविजुअल भी हो सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। तो अगर बॉडी कॉर्पोरेट डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं होगा और फॉर एन एग्जांपल कोई एलएलपी बनी है जिसमें एक इंडिविजुअल है और एक बॉडी कॉर्पोरेट है, बट आपने तो बोला दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, तो वहां बॉडी कॉर्पोरेट में कौन पार्टनर बनेगा? पार्टनर नहीं, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बनेगा? तो लॉ ने बोला उस बॉडी कॉर्पोरेट से आप एक इंसान को सिलेक्ट करो, आप एक पर्सन को सिलेक्ट करो जो बिहेव करेगा एज अ नॉमिनी। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट से निकल के आएगा नॉमिनी और ये नॉमिनी बनेगा हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर। आई बात समझ? हाँ सर, अब समझ में आ गया कि अगर बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर है तो एक तू आ जा, एक तू आ जा, दोनों में से कौन आ जा? एक आदमी आ जाए जो नॉमिनी बन जाए, कम से कम जो रिप्रेजेंट करे उस बॉडी कॉर्पोरेट के बिहाफ में कि हम डेजिग्नेटेड पार्टनर है इस बॉडी कॉर्पोरेट के। आई बात समझ में? हाँ सर, अब समझ में आ गया, तो अब मार्क कर लो। मैंने बोला हर एलएलपी, एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट two designated partners who shall be an individual and at least one of them। सर ये और भारी बात है। वन ऑफ देम मतलब दो दो इंडिविजुअल, ए और बी दोनों इंडिविजुअल है, दोनों में से कोई एक आदमी रेसिडेंट इन इंडिया होना जरूरी है। भले ये दूसरा आदमी नॉन रेसिडेंट रहे चलेगा, बट दोनों में से कोई एक आदमी रेसिडेंट इन इंडिया होना जरूरी है। सर ये रेसिडेंट इन इंडिया कौन होता है? अब बोलता है कि रेसिडेंट इन इंडिया वो इंसान होता है जो इंडिया में स्टेड है फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। ओ भाई भाई भाई, यहाँ लैंग्वेज देखना, ये ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बोल रहा है। ओपीसी में इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है। सर ओपीसी में ऐसा है क्या? हमने तो कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया। आप एक बार दिखा दोगे क्या? मैं तुमको दिखा दूं क्या ओपीसी में रेसिडेंट इन इंडिया का डेफिनेशन फटाक से? तो ओपीसी में रेसिडेंट इन इंडिया मतलब जो इंडिया में है फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द बोलो ना इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल। लेकिन यहाँ पे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर है, तो बस लिख लो मेरे साथ, ओपीसी और एलएलपी के रेसिडेंट इन इंडिया में क्या डिफरेंस है? यहां पे बोला गया है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, लेकिन यहां पे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर है। मतलब आपको अगर एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर का हिस्सा बनना है ना, तो इस फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपको डीपी बनना है, उसी में आपको एटलीस्ट 120 दिन तो भैया इंडिया में बिताने पड़ेंगे, तब आप बनोगे रेसिडेंट इन इंडिया। तब आप जाके आप क्या बन सकते हो? आप ना डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हो। समझ में आया क्या? डन सर। फिर मैंने बोला कि इफ इन एलएलपी, अगर एलएलपी में सारे के सारे पार्टनर कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट है। तो सर आपने तो पहले ही कवर अप करा दिया कि सारे पार्टनर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, तो इन दैट केस हमारा भैया यहाँ पे बोला गया है कि वन और मोर पार्टनर जो है ना, जो इंडिविजुअल है, अगर दो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, देखो सिंपल, अगर तुमको सिंपल समझा दो एक बार चार्ट में, तो दो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। अगर इंडिविजुअल प्लस बॉडी कॉर्पोरेट मिलके एलएलपी बनाते हैं, तो इंडिविजुअल तो है ही, यहां से नॉमिनी आ जाए, और अगर बॉडी कॉर्पोरेट प्लस बॉडी कॉर्पोरेट मिलके एलएलपी बनाते हैं, तो दोनों में से भैया एक एक नॉमिनी बाहर आ जाए जो डीपी बन के हमारा यहाँ पे काम करे। क्लियर है? हाँ सर। तो डीपी जो भी होगा उसमें से वो एक आदमी, एटलीस्ट वन, एक आदमी कम से कम रेसिडेंट इन इंडिया होना जरूरी है। तो इफ इन एलएलपी ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, सबके सब, दूसरा सिनेरियो मेरे चार्ट में, अगर सबके सब बॉडी कॉर्पोरेट है या फिर वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल, कुछ तो इंडिविजुअल हैं एंड बॉडी कॉर्पोरेट का कॉम्बिनेशन है, इंडिविजुअल प्लस बॉडी कॉर्पोरेट का कॉम्बिनेशन है, तो एटलीस्ट दो इंडिविजुअल जो है ना, ये जो दो इंडिविजुअल है ना, एटलीस्ट दो इंडिविजुअल जो पार्टनर है उस एलएलपी में या नॉमिनी है, वो काम करेंगे एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर।
इंस्टीट्यूट ने अलग से इस पे सवाल भी दिया हुआ है। कितना ही देर का काम है, 6 नंबर जेब में है। आसान लैंग्वेज है, लीगल होते हुए भी आसान है। हाँ सर, ऐसा है क्या? अरे याद करो जाओगे। अरे याद हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुमको 2-3 बार दोहराना है, मेरे साथ-साथ दोहराओगे, उसी में याद हो जाएगा। तुम्हारा काम बस ये है कि इस वन शॉट को देखने के बाद में कल दोबारा एलएलपी को अपने लेवल पे रिवाइज़ कर लेना। एक बार मेरे साथ पढ़ो, दूसरी बार अपने साथ पढ़ो, तीसरी बार भैया तुमको दोनों नहीं पढ़ना है, मेरे को और अपने को साथ लेके नहीं, अपने आप से ही पढ़ना है, बट बहुत जल्दी हो जाएगा। सर जल्दी क्यों होगा? सिंपल तुमको तरीका समझाऊं क्या? तुम लोगों की परेशानी कहाँ आती है, तुमको मैं एक बार समझाता हूँ। तुमने कोई चीज आज पढ़ी, 60 मिनट लिया वो, मेरे साथ एलएलपी कर रहे हो, 60 मिनट्स दिया, 1 घंटा दिया, 2 घंटा दिया, व्हाटएवर तुमने जो दिया। कल अगर तुम इसको पढ़ने जाओगे, ये तुमसे 45 मिनट्स लेगा या 40 मिनट्स लेगा। 15 से 20 मिनट कल कम लगेगा। परसों अगर पढ़ने जाओगे, ये भैया तुमसे 25 मिनट से 30 मिनट लेगा, 15-20 मिनट फिर कम लेगा। और जब तीसरी बार पढ़ोगे ना, तुमने पहली बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, अब तो तुम चौथी बार पढ़ोगे ना, तो ये भैया तुमसे 10 से 15 मिनट के अंदर हो जाएगा। 60 मिनट की चीज 10 से 15 मिनट के अंदर लाना है, तो द ओनली सॉल्यूशन इज रिवीजन। ये जो रिवीजन बीच में तुम कर रहे हो ना, अगर तुमने ये छोड़ दिया, मान के चलो तुमने 60 मिनट अभी दिया, मेरे साथ पढ़ा, 15 दिन एलएलपी को उठाया ही नहीं, एक बार मेरे साथ पढ़ने के 15 दिन उठाया ही नहीं। जब 15 दिन बाद उठाओगे ना, 60 मिनट नहीं लगेगा, बट 55 मिनट के आसपास फिर से लगेगा। आई बात समझ? ह्यूमन ब्रेन है भाई। परसों क्या खाया था याद है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि रिकॉल ही नहीं किया। मैंने दोबारा अगर उस चीज को रिवाइज नहीं किया कि मैंने परसों पनीर के साथ भरमा खाया था, तो याद रहेगा आज। लेकिन अगर मैंने रिवाइज नहीं किया, तो परसों क्या, आज सुबह क्या खाया था याद नहीं रहेगा। सही कह रहा हूँ क्या? बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो ये है प्रोसेस, आपको ये प्रोसेस को फॉलो करना है। हम आए हैं आपकी को दिशा दिखाने, आपको अपनी दशा खुद ठीक करनी है। रास्ता हम दिखा सकते हैं, चलना आपको खुद है। हमने तो चल लिया भैया, बहुत कांटे थे, बहुत पत्थर थे, फिर भी पार किया कड़ी मेहनत के साथ। ठीक है, कभी बताएंगे सीए जर्नी वगैरह, बाकी चीजें बाद में बात करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं सर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी की तरफ चलते हैं। रप्पा रप, फटाफट निपट जाए। ज़्यादा कुछ नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि तुम अगर अपने मन से लिख-लिख के आओगे ना, अंदर की चीज़ इंस्टीट्यूट को वो नहीं मिलेगी जो आंसर में, सजेस्टेड आंसर में दिया है, तो मार्क्स मिलने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। देखो, पहला पॉइंट बोलता है बॉडी कॉर्पोरेट है। सही बात है सर, एलएलपी तो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो फॉर्म एंड इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर दिस एक्ट, और लीगल एंटिटी है, सेपरेट है अपने पार्टनर से, परपेचुअल सक्सेशन भी होल्ड करता है। कोई भी चेंज आया, पार्टनर की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गया, रिटायरमेंट हो गया, मर गया, कुछ और हो गया, भैया क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। एलएलपी के एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी के जैसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है। परपेचुअल सक्सेशन है। यहाँ पे एक सवाल भी मैंने लिया था, तुमको एक बार सवाल का वो भी बता दे रहा हूँ, एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ये सवाल तुम्हारे मॉड्यूल में दिया था डेजिग्नेटेड पार्टनर को लेके। बताना यहाँ पे कि ये हेलीकॉप्टर एलएलपी है, इसमें मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर मिसेस, मिस सी, मिस डी, मिस ई, ये 5 लोग हैं भैया। डीपी कौन कौन बन सकता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन कौन बन सकता है? तो मेरे को एक बात बताना, कॉम्बिनेशन अगर हम देखें, तो क्या बी प्लस सी डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं? सर बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि ये रेसिडेंट है और ये नॉन रेसिडेंट है। एटलीस्ट वन शैल बी रेसिडेंट बोला है, तो बी और सी तो बन ही सकते हैं। सी और डी में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, ये तो बिल्कुल बल्ले ही बल्ले है। डी और ई में कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं सर, बल्ले ही बल्ले है। जो हमारे अगर बात करें ए और सी की, बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि नॉन रेसिडेंट प्लस रेसिडेंट मिलके पार्टनर बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बल्ले ही बल्ले है। लेकिन ए और बी बन सकते हैं क्या? द आंसर इज नो, दोनों क्योंकि नॉन रेसिडेंट है। तो कॉम्बिनेशन हमेशा ध्यान रखना, नॉन रेसिडेंट में अगर आपको किसी एक को लेना है, इन दोनों में से आपको किसी एक को ही लेना है, बाकी आप मिस सी, डी और ई में से किसी एक को लोगे, तभी जाके डीपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर का जो लॉ है सेक्शन 7 में वो कंप्लीट होगा। ये दोनों डीपी नहीं बन सकते, क्योंकि एक आदमी रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटा सा इजी सा एग्जांपल था। दूसरा मैंने बोला परपेचुअल सक्सेशन में बोल रहा है भैया कि एलएलपी जो है ना, ये कंटिन्यू करेगा अपना एग्जिस्टेंस इररेस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन पार्टनर, डेथ, इंसेनिटी, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। एलएलपी कैपेबल है, अपने आप में एंटर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, प्रॉपर्टी वगैरह होल्ड कर सकता है अपने ही नाम में। सर सुना सुना लग रहा है, कंपनीज एक्ट की बात कर रहा है, एलएलपी क्या कर सकता है, वैसी कंपनी क्या क्या कर सकता है, वैसी चीजें बोल रहा है। सेपरेट लीगल एंटिटी है भैया, लाइबल है टू द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स असेट्स।
एलएलपी लाइबल है अपने असेट्स तक का, और लाइबिलिटी उसके पार्टनर की कहां तक है, लिमिटेड है टू द अग्रीड कंट्रीब्यूशन। अनपेड अमाउंट मत लिख देना प्रभु, ओ प्रभु, यहां पे मैं लिख देता हूं अनपेड अमाउंट मत लिख के आना, अग्रीड कंट्रीब्यूशन। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बोलना है, मेमोरेंडम आर्टिकल नहीं बोलना है, समझ आया। एलएलपी में कुछ चीजें ध्यान रखना, शब्दों का हेरफेर है। क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी, कंपनी पे सू करेंगे, याद है ना, वैसा ही क्रेडिटर्स ऑफ एलएलपी शैल बी क्रेडिटर्स ऑफ एलएलपी अलोन। भैया वो एलएलपी का है, भले मेंबर काम कर रहा है, सॉरी पार्टनर काम कर रहा है, बट पैसा तो भैया एलएलपी से ही आपको मिलेगा, आप उसके क्रेडिटर हो, मेरे क्रेडिटर आप नहीं हो। अच्छा, म्यूचुअल एजेंसी, सारे पार्टनर यहाँ पे एजेंट है एलएलपी के ही। अरे अगर मेरे को दूसरे पार्टनर का एजेंट होना होता तो क्या मैं पार्टनरशिप में नहीं जाता, मैं क्यों एलएलपी में आता, समझ रहे हो ना। तो बस यहाँ पे वही बोला कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट नहीं हैं। वो किसके एजेंट नहीं है, एक दूसरे के एजेंट नहीं है। तो ऑल पार्टनर्स विल बी द एजेंट ऑफ एलएलपी अलोन। उनका मालिक एलएलपी है, उनका मालिक एक नहीं, उनका मालिक एलएलपी है। मतलब वो एजेंट तो है बट प्रिंसिपल कौन, एलएलपी ही है। एक पार्टनर ने कुछ किया, दूसरा पार्टनर उसके लिए लाइबल नहीं है। कौन लाइबल है, एलएलपी लाइबल है। कहां तक लाइबल है, टू द assets, टू द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स असेट्स, असेट्स तक के लिए लाइबल वो रहेगा। अच्छा, नो 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 वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट्स। वो स्कूटी होती है ना, गाड़ी, बुम 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 बुम, बस तो यहां वैसे ही हो गया, नो 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 ठीक है। इंडिविजुअल पार्टनर्स जो है ना, ये शील्डेड है फ्रॉम अदर पार्टनर्स। कॉर्पोरेट वेल याद है ना, शील्ड 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 कैसे बनती है सर, वो तुमको बचपन में जो मिलता था, ये हमारा क्या कहते हैं, ऐसा होता था ना, ऐसा सर, ये शील्ड है ना, शील्ड, हाँ शील्ड 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 शील्ड। सर आगे बढ़ते हैं सर। एलएलपी एग्रीमेंट की बात करें, हमने पहले ही एलएलपी एग्रीमेंट में काफी हद तक समझा है। ये म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज बताता है पार्टनर्स का, जो गवर्न किया जाता है एग्रीमेंट के द्वारा बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपना डिवाइस कर सके एग्रीमेंट एज पर देयर चॉइस, मतलब अपने अकॉर्डिंग खुद ही स्वयं प्लान कर ले, अपने हिसाब से एग्रीमेंट बना ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एब्सेंस है तो एलएलपी एक्ट फॉलो होगा, मतलब फर्स्ट शेड्यूल फॉलो होगा। फॉर्मल एग्रीमेंट है वो चलेगा, नहीं है फर्स्ट शेड्यूल चलेगा। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, एलएलपी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है क्योंकि ये क्रिएट हुआ है लीगल प्रोसेस के थ्रू, इसको कपड़े पहना दिए गए हैं, राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल इसको मिल गया है, सारा पॉइंट सिमिलर लग रहा है। इट कैन डू एवरीथिंग। एलएलपी में भी सेम चीज कंपनी का ऐसा था, कंपनी सब कर सकती है जो एक इंडिविजुअल कर सकता है, बाकी कंपनी क्या नहीं कर सकती, वैसे ही एलएलपी क्या नहीं कर सकती, जेल नहीं जा सकती भैया, है ना, एक्सेप्ट एक्सेप्ट जेल नहीं जा सकती, शादी नहीं कर सकती, ओथ नहीं ले सकती, डाइवोर्स नहीं ले सकती, नॉर कैन इट प्रैक्टिस अ लर्नेड प्रोफेशन लाइक सीए और मेडिकल। मतलब यहाँ पे बोला मेडिसिन बोल रहा है, मतलब डॉक्टर की बात कर रहा है। तो सर आपको मैंने समझाया कि एलएलपी जो है ना, वो जैसा कंपनीज में हमने पढ़ा था वैसा ही यहाँ पे एज इट इज हमने यहाँ पे छाप दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैंने बोला एलएलपी जो है ना, ये इनविजिबल है, इनटेंजिबल है, इमोर्टल है, मतलब सर ये लॉ के द्वारा ही डिसॉल्व की जा सकती है। लेकिन ये ध्यान रखना, इट इज नॉट फिक्टिशियस, मतलब सर काल्पनिक नहीं है, इमेजिनरी नहीं है भैया। इसकी भैया कोई तो है एलएलपी, हाँ होगा वो, ऐसा नहीं है। इमेजिनरी बिल्कुल भी नहीं है, फिक्टिशियस काल्पनिक काल्पनिक नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट रियली एग्जिस्ट, क्योंकि एलएलपी एग्जिस्ट करता है। डन। कॉमन सील की बात करते हैं, बढ़िया पॉइंट है, कई बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन आता है, समझना बात को, मैं बढ़िया तरीके से तुमको बताने वाला हूँ, समझना। एलएलपी एक्ट करेगा अपने पार्टनर्स के थ्रू और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के, राइट। एलएलपी एक्ट करेगा मतलब ऑथेंटिकेट करेगा पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के थ्रू। एलएलपी मे हैव अ कॉमन सील, मतलब जैसा कंपनीज एक्ट में था वैसा ही कॉमन सील यहाँ ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। कंपनीज ब्रैकेट में अमेंडमेंट एक्ट 2015 हैज मेड द कॉमन सील ऑप्शनल, याद है कंपनीज का। वैसे ही एलएलपी में भैया कॉमन सील ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर कॉमन सील ले लिया गया, अगर कॉमन सील लिया गया तो कॉमन सील लगेगा, सही बात है सर, बिल्कुल कॉमन सील लगेगा। नहीं लिया गया तो क्या लगेगा सर, मैं बताऊं बोलना भाई। सर नहीं लिया ना तो दो डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेंगे। ये कहां लिखा है, मेरा सवाल है ये कहां लिखा है, यहां ध्यान देना। तुम लोग कंपनीज एक्ट के चक्कर में इसको मिक्स मैच मत कर देना, एग्जाम में हाइब्रिड बना के मत आ जाना दोनों के आंसर्स को। यहां बोला गया है देखो, मैं तुमको पूरा समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, कि यहाँ पे अगर कॉमन सील लिया गया है ना तो वो कस्टडी में रहेगा किसी रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल के, मतलब कोई जिम्मेदार व्यक्ति के पास रहेगा, और जब भी उसको लगाया जाएगा,
shall be affixed in the presence of at least 2 designated partners. मतलब कॉमन सील को जब लगाना है 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर वहां मौजूद होने चाहिए कह रहा है। ये कहीं नहीं लिखा है कि कॉमन सील नहीं लिया तो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेंगे। कहां लिखा है बताओ? ये तुम्हारा मॉड्यूल का लैंग्वेज है, कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। तुम लोग एग्जाम में मत लिख के आना इन द एब्सेंस ऑफ। ये देखो तुम कहीं ना कहीं आधा सही हो, क्योंकि मैंने यहाँ क्लैरिफिकेशन में ये बात बोली है, हु विल साइन इज नॉट गिवन। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेंगे, यहाँ पे तुम ऐड करना चाहो तो कर लो, और ऑथोराइज सिग्नेटरी जो है ना वो साइन करेगा। यहाँ अलाउड कि हम किसी एक पार्टनर को बोले वो ऑथोराइज पर्सन है भैया वो साइन कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। बट एग्जाम के लिए रेलिवेंट ये है कि हमको ध्यान में रहे, क्या क्या चीज हमको ध्यान में रहे, कि हमारा ध्यान जाना चाहिए कि कस्टडी का, कि यहाँ पे ना कस्टडी का एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है कि ये अफिक्स होगा ना जो प्रेजेंस की बात करता है। ये किसकी बात कर रहा है? ये प्रेजेंस की बात कर रहा है जनाब। यहाँ पे ना ये नहीं बोला जा रहा है, ये नहीं बोला जा रहा है कि आप एब्सेंस में किसका सिग्नेचर लोगे, नहीं। हम कस्टडी की बात करेंगे, हम प्रेजेंस की बात करेंगे, एब्सेंस में किसका सिग्नेचर। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप लिख के आते हो तो सही भी होता है कहीं ना कहीं, इसलिए कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करें तो एवरी पार्टनर, हर पार्टनर ऑफ एलएलपी जो है ना, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी, अरे कोई दूसरा पार्टनर मेरा जो है, हम सब किसके एजेंट है? एलएलपी के एजेंट है। द एजेंट ऑफ द एलएलपी बट नॉट ऑफ द अदर पार्टनर्स, अदर पार्टनर्स के एजेंट नहीं है। लाइबिलिटी कितनी है पार्टनर्स की? पार्टनर्स की लाइबिलिटी है सर, लाइबिलिटी पार्टनर की लिमिटेड है टू द अमाउंट ऑफ अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन। अनपेड अमाउंट मत लिख देना, कॉन्ट्रीब्यूशन इन दैट एलएलपी। सच कॉन्ट्रीब्यूशन टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों हो सकता है, कि मैं घर लाके दूंगा, मैं पैसा लाके दूंगा, वो दोनों हो सकता है। मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस कौन संभालता है? पार्टनर्स जो है ना वो एंटाइटल्ड है कि वो मैनेज करे, बट सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर रेस्पॉन्सिबल है लीगल कंप्लायंसेस के लिए। कोई भी कांड हुआ, लीगल कंप्लायंसेस हुआ, कौन संभालेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर ही संभालेगा। मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें तो हर एलएलपी में 2 पार्टनर होना चाहिए। यहाँ लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, थोड़ा समझना, ट्रिकी मत हो जाना, कंफ्यूज मत होना। जहां तुमको कंफ्यूजन आए ना, वहां तुम्हारा द सीए कोच मतलब कि मैं शामिल हो, हाजिर हूं तुमको सही दिशा दिखाने के लिए। तो भैया जहां पे कंफ्यूजन आता है बच्चों को, इसलिए मैंने जहां जहां कंफ्यूजन का स्टेट है वहां वहां क्लैरिफिकेशन तुमको मिल जाएगा। कभी तुमको लगे कि अरे कहां कहां क्लैरिफिकेशन दिया है, एक बार पूरा देखना है मेरे को, तो ये वाला सिंबल फॉलो करना और जाके पूरे कॉम्पैक्ट में गो थ्रू करना। जहां जहां ये सिंबल है वहां वहां क्लैरिफिकेशन तुमको मिलेगा। कॉन्सेप्ट का सिंबल अलग है, क्लैरिफिकेशन का सिंबल अलग है, क्वेश्चंस का सिंबल अलग है। डन सर? ठीक है, तो मैंने बोला हर एलएलपी में ना 2 पार्टनर होने चाहिए, एंड shall also have 2 individuals as designated partner। मतलब ये बोला जा रहा है कि 2 पार्टनर होने चाहिए। मतलब क्या ये भी बोला जा रहा है कि 2 पार्टनर होना चाहिए और 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए? द आंसर इज नो। भैया मिनिमम पार्टनर कितने बोल रहे हैं? 2 ही बोल रहे हैं। आप 2 पार्टनर लेके आओ, ए और बी दोनों इंडिविजुअल है, दोनों को डीपी बना दो, दोनों को डीपी बना दो, मतलब 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर तो चाहिए ही चाहिए। तो आप अगर 2 इंडिविजुअल हो, दोनों डीपी बन गए तो प्रॉब्लम सॉल्व है, 2 ही पार्टनर में काम बन गया। इसलिए बोला गया एलएलपी में 2 पार्टनर होना चाहिए और 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल होने चाहिए, ऑफ होम एटलीस्ट 1 शैल बी रेसिडेंट इन इंडिया। मैंने ऑलरेडी कवर अप करा दिया। क्या कोई मैक्सिमम लिमिट है? नहीं भैया, एलएलपी कंपनी है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम लिमिट क्या है? कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प के साथ डाल के बताना। अगर याद है तो कंपनीज एक्ट का कौन सा वो सेक्शन है जो मैक्सिमम लिमिट बता रहा है और क्या कारण देके बता रहा है, ये भी तुम कमेंट में डालना। अच्छा, क्लैरिफिकेशन में मैंने बोला डोंट गेट कंफ्यूज, कंफ्यूज मत होना। एलएलपी नीड 2 पार्टनर्स हु कैन बी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एज वेल। तो एलएलपी डोंट नीड 4 पार्टनर्स, एलएलपी में 4 पार्टनर नहीं चाहिए। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, एसेंशियल रिक्वायरमेंट बोला भैया धंधा, मतलब भैया धंधो धंधो करना है हमको एलएलपी के साथ, दान दक्षिणा चैरिटी नहीं करना, मंदिर मस्जिद में दान दक्षिणा का काम नहीं करना हमको। हम एलएलपी है, हम व्यापार करेंगे, व्यापार से मुनाफा कमाएंगे। मतलब एलएलपी फॉर्म होना चाहिए प्रॉफिट कमाने के लिए, एलएलपी फॉर्म होना चाहिए बिजनेस के लिए, कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल या नॉन इकोनॉमिक पर्पस। इसी पे इंस्टीट्यूट ने 2 नंबर का सवाल बीच में बना दिया था। ठीक है, अच्छा फॉरेन एलएलपी, अरे सर याद है, फॉर्म इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया। फॉरेन एलएलपी भी पार्टनर बन सकता है इंडियन एलएलपी में। क्यों? क्योंकि फॉरेन एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में आता
है। डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, कन्वर्जन, ई फाइलिंग, ये सब मैंने जानबूझ के छोड़ा है क्योंकि ये रेलिवेंट, क्या बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, डन सर। हमारा यहाँ पे क्या खत्म हो गया, हमारा यहाँ पे अभी तक हमने डेफिनेशंस भी कवर अप कर लिया है और अब तो हमने फीचर्स भी कवर अप कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं सर एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी फॉर्म की तरफ। चलो सर आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी फॉर्म की तरफ। बढ़िया सवाल है ना, और तुम लोगों के लिए बहुत अगर तुम्हारी बात करूं ना, मैं जितना मैं तुमको जानता हूं, अगर तुमको बोले एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी बताओ, तुम लोग क्या लिखोगे पता है? एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड लाइबिलिटी ऑफ इट्स पार्टनर्स इज लिमिटेड। थोड़ा ज्यादा अच्छा आता है तो आगे लिख दोगे, टू द एक्सटेंट ऑफ देयर अग्रीड कंट्रीब्यूशन LLP will be liable for its act and the partners will not be liable. Partners are not the agent of LLP and LLP is a alternate corporate vehicle. तो कितने नंबर मिलेंगे पता है? अगर ये सवाल 2 नंबर का होगा ना, इंस्टीट्यूट आधा नंबर दे दे, ये भी मैं डाउटफुल हूँ। क्यों सर ऐसा? अरे बोला ना मैंने, आईसीआई को जो चाहिए वो परोसोगे तो आईसीआई तुमको मार्क्स परोसेगा। तुम अपने मन से परोसोगे, आईसीआई तुम्हारे पूरे मार्क्स खा जाएगा। एडवांटेजेस में जो लिखा है वही चीज एग्जाम में तुमको लिख के आनी पड़ेगी। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं सर। एडवांटेजेस में बोलता है कि एलएलपी जो है ना ऑपरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। बात है। दूसरा बोलता है फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे, विदाउट इम्पोजिंग डिटेल्ड लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। अरे इतना फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये भी करना है, ये करना है, वो करना है, नॉर्मल है। अच्छा, फिर बोल रहा है बनाना आसान है, खत्म करना भी आसान है, इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व, ऑल पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी, सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। ये इसमें तुमको स्टेप मार्किंग में आधा नंबर मिल जाता है ना। फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर है, इसका कैपिटल स्ट्रक्चर भी आसान है, कोई इतना फ्लेक्सिबल मतलब रिजिड कुछ नहीं है। फ्लेक्सिबल एग्रीमेंट है, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर है, बनाना आसान है, खत्म करना आसान है। साथ ही भैया ये जो है ना एग्रीमेंट के बेसिस पे ऑपरेट करता है और पार्टनर्स का यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी है। 6 पॉइंट से 2 नंबर का सवाल बन के एग्जाम में कभी भी आ सकता है। क्लियर है? डन सर। इंस्टीट्यूट ऐसा सवाल भी बना सकता है कि 2 लोग मिलके सीए के पास गए, बोला कि भैया हमको ना बिजनेस करना है, आप बताओ कि कौन सा फॉर्म ऑफ एंटिटी बनाए और उसके एडवांटेजेस भी बताओ। तुम बताओगे एलएलपी का फॉर्म बना लो और उसके एडवांटेजेस ये सब तुम लिख के आओगे। बनाना आसान है, खत्म करना आसान है, एग्रीमेंट में चलता है, पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर है और भैया यहाँ पे अपना क्या कौन सा पॉइंट छूटा, एग्रीमेंट पे ऑपरेट करता है। ठीक है, डन सर। आगे चलते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी की तरफ चलते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी तो बहुत लंबा था, बट इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी ज्यादा बड़ा नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। धीरे धीरे समझते हैं। पहला पॉइंट बोलता है कि एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कितने लोग चाहिए? 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए। 2 या 2 से ज्यादा लोग क्यों चाहिए? लॉफुल बिजनेस के लिए करने को चाहिए। अब बिजनेस है तो प्रॉफिट तो होगा ही, प्रॉफिट भी कमाएंगे। क्या करना पड़ेगा एलएलपी बनाने के लिए? अरे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल को नहीं, चैनल को नहीं, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को। किसको? डॉक्यूमेंट को। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। भैया एक रिक्वेस्ट करूं क्या, यहाँ पे तुम ना एमओए एओए लिख के मत आना, ना तुम यहाँ पे एग्रीमेंट लिख के आना। क्या लिख के आओगे? जो लिखा है वही लिख के आओगे। क्या लिखा है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट लिखा है। पहला पॉइंट एक बार मेरे साथ दोहराओ। फॉर भैया इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी 2 और मोर पर्संस होने चाहिए। क्या करने चाहिए? लॉफुल बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस है तो प्रॉफिट होगा ही। क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा उनको नाम, किसमें? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में। डन, पहला पॉइंट डन है सर। दूसरा पॉइंट बोलता है कि इट शैल बी, आप जो डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो भैया इट शैल बी फाइल्ड, मतलब डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड इन सच मैनर, इन सच फीस एज मे प्रेस्क्राइब्ड। जैसा प्रेस्क्राइब्ड मैनर है, जैसा प्रेस्क्राइब्ड फीस है, उसमें तुम फाइल कर दो विद द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट। स्टेट बोल रहा है, इन द रजिस्टर, इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस टू बी सिचुएटेड। अरे भैया एलएलपी बनी थोड़ी है, कंपनीज एक्ट में भी मैंने तुमको ये बात बताया था कि भैया रजिस्टर्ड ऑफिस टू बी सिचुएटेड है, प्रपोज्ड टू बी सिचुएटेड है। वैसा ही एलएलपी में भी कह रहा है कि जो हमारा रजिस्ट्रार बाबू है हमारे स्टेट का, उसको आपको ये स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट फाइल करना है प्रेस्क्राइब मैनर में, प्रेस्क्राइब फी के साथ में आपको फाइल करना है। क्लियर? स्टेट कौन सा? आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे, वहां पे, या जहां पे प्रपोज टू बी सिचुएटेड है वहां पे।
ठीक है, अच्छा। फिर बोल रहा है स्टेटमेंट आपको एक फाइल करना है, एक स्टेटमेंट फाइल करना है आपको, एक स्टेटमेंट। अ स्टेटमेंट शैल बी फाइल्ड अलोंग विथ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। मतलब भैया यहाँ पे ना ये स्टेटमेंट एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा की बात कर रहा है। एक आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पे बोल रहा है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आप प्रेस्क्राइब मैनर, प्रेस्क्राइब फी में फाइल करोगे रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट, जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस टू बी सिचुएटेड है। आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ में आपको क्या फाइल करना है, आपको एक स्टेटमेंट फाइल करना है, प्रेस्क्राइब फॉर्म में रहेगा ये स्टेटमेंट। कौन बनाएगा? मेड बाय इधर भैया ए मतलब एडवोकेट, सीएस, सीएमए, सीए, जो भी इंसान एंगेज है इन द फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी। एलएलपी बनाने में जो भी इंसान एंगेज है वो एक स्टेटमेंट फाइल करेगा। उसके साथ साथ में बाय एनीवन, वहां कंपनी के केस में याद करो बाय ऑल था, सबको ये बोलना पड़ेगा कि भैया जो भी सारे कंप्लायंसेस हमने कर लिए हैं, है ना। ईच की बात वहां पे बोल रहा था, लेकिन यहाँ एनीवन की बात बोल रहा है, बाय एनीवन हु सब्सक्राइब्ड हिज नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। सर नहीं समझ में आया, मैं कहता हूं पहला पॉइंट बोलता है, पहला पॉइंट क्या बात कर रहा है सर? पहला पॉइंट बात कर रहा है दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। किस लिए होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस के लिए होना चाहिए। बिजनेस है तो प्रॉफिट तो होगा ही। इनको क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा इनका नाम कहां पे? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, राइट। डन सर। दूसरा पॉइंट बोल रहा है भैया प्रेस्क्राइब मैनर में होना चाहिए, प्रेस्क्राइब फीस में होना चाहिए, और आप फाइल करोगे रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट में, जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस टू बी सिचुएटेड है। क्या है? टू बी सिचुएटेड है, ठीक। तीसरा पॉइंट बोलता है कि आपको इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ एक स्टेटमेंट फाइल करना है। क्या फाइल करना है? स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कौन बनाएगा? दो लोग बनाएंगे। पहला बोल रहा है बाय एनीवन, जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब कर रहा है, एक तो वो बनाएगा, मतलब खुद के लोग बनाएंगे। और दूसरा पॉइंट बोल रहा है भैया एडवोकेट, सीए, सीएस, सीएमए, जिसने भी फॉर्मेशन में आपकी हेल्प की है, फॉर्मेशन में जो एंगेज है, वो लोग ये स्टेटमेंट बनाएंगे। क्या बताएंगे ये लोग? ये बताएंगे कि हमने इस एक्ट के जितने भी रिक्वायरमेंट्स है ना, जितने भी रूल्स है ना इस एक्ट में, हमने वो कंप्लाई कर लिया है इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशंस एंड मैटर्स देयर टू। क्लियर है? मैंने तुमको पहले ये बात बोला था कि सीए अगर साइन करके दे दे कि मैंने एलएलपी बनाई है, तो रजिस्ट्रार निश्चिंत सोएगा कि सब कुछ कंप्लाई हो गया होगा, टेंशन फ्री। इसीलिए बोला गया जो भी इंसान एंगेज है कंपनी बनाने में, साथ में एनी वन जो सब्सक्राइब कर रहा है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को, वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ एक स्टेटमेंट देंगे, जहां पे ये बोलेंगे कि सारी रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंदर हैव बीन कंप्लाइड देयर विद इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड मैटर्स देयर टू। ठीक है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट की फिर से बात करते हैं। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल, कैसा रहेगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट? शैल बी इन सच फॉर्म एज मे प्रेस्क्राइब, जैसा प्रेस्क्राइब फॉर्म है, प्रेस्क्राइब मैनर में, वैसा प्रेस्क्राइब फॉर्म। क्या बताओगे? उसमें आपको बताना पड़ेगा नाम क्या है तुम्हारा, नेम ऑफ द एलएलपी। प्रपोज्ड बिजनेस क्या है तुम्हारा, क्योंकि एलएलपी अभी बनी नहीं है, इसलिए बोला गया प्रपोज्ड बिजनेस क्या है तुम्हारा। एड्रेस क्या है तुम्हारे रजिस्टर्ड ऑफिस का, नेम और एड्रेस क्या है तुम्हारे पार्टनर्स का, नेम और एड्रेस क्या है तुम्हारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का। कोई अदर इंफॉर्मेशन जो प्रेस्क्राइब की गई है वो आपको बतानी पड़ेगी। सर एक बार याद करने की कोशिश करोगे क्या? मैंने बोला आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या-क्या इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, जैसा प्रेस्क्राइब फॉर्म में है वो बताना है। फिर बोल रहा है नाम क्या है तुम्हारा, काम क्या है तुम्हारा, तुम्हारा भैया रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे, एक बार ये बता दो। फिर बोल रहा है नेम एंड एड्रेस बता दो पार्टनर का, नेम एंड एड्रेस बता दो डेजिग्नेटेड पार्टनर का, कोई अदर इंफॉर्मेशन प्रेस्क्राइब है तो वो बता दो। अभी भी रिवाइज करो, ऐसा हिंदी में बोल लो, बोलो बोलो बोलो, हिंदी में बोलो, मुंह तो खोलो और अपने आप के दिमाग में ठोलो। भैया मतलब दिमाग के अंदर घुसाना है इन चीजों को बार बार बोल के। मैं क्या करता था जब अपनी पढ़ाई ऐसी कर रहा था, मुझे लगता था कोई चीज मुझे याद नहीं हो रही है, मैं अपना ईयरफोन लेता था, है ना, अपने फोन में अपना मैंने फोन लिया, फोन पे मैं अभी जैसे पढ़ा रहा हूँ आपको, पढ़ाते पढ़ाते साथ में मैंने बोल दिया कि एलएलपी जो है ना, एलएलपी जब बनेगा तो एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो है ना वो प्रेस्क्राइब फॉर्म में होना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पे बोलता है एलएलपी का उसमें नाम पता होना चाहिए कि नेम ऑफ द एलएलपी। फिर बोल रहा है नेम ऑफ द एलएलपी के बाद प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ द एलएलपी। फिर बोल रहा है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी कहाँ है उसका एड्रेस दे दो। फिर बोल रहा है कि भैया नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ईच ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी, सच अदर प्रेस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशंस एज मे प्रेस्क्राइब। अदर इंफॉर्मेशन या अदर इंफॉर्मेशन जो भी है प्रेस्क्राइब, वो लास्ट पॉइंट था, मैंने ऐसे बोल लिया। अब भैया मैं आ रहा हूं, जा रहा हूं, घूम रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, कान में लगाई अपनी बात, अपनी ही आवाज को बार बार सुन रहा हूं।
चीज़ों को याद करने के लिए। ऐसे होता है चीज़ें याद। भैया तुम गाने बंद करो एक बार और अपना ही आवाज़, अपनी धुन, अपने गाने को लगाओ और स्टार्ट हो जाओ। तुमको बात समझ आई कि सब आपस में लिंक होने लग गए, एयरपोर्ट्स आ जाओ इधर, है ना? तो मैंने बोला समझ में आई क्या मेरी बात? याद नहीं होता कोई चीज़, अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड करो, सुनते रहो। बार-बार, बार-बार, बार-बार सुनते रहो, तुम्हारा बहुत काम आएगा, तुमको बहुत आसान हो जाएगा और चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी। डन सर, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, भैया भैया यहाँ पे अपना मैंने अपना आवाज़ खुद ही सुनना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? डन सर, पानी पीने की बात कर रहा था वैसे मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बोला इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट, अगर किसी इंसान ने स्टेटमेंट दिया तो ज़ाहिर-सी बात है ना? वो झूठा नहीं होना चाहिए अगर उसको पता है ही नोज़ इट टू बी फॉल्स और डज़ नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। मैं येलो कह रहा हूँ इस टी-शर्ट को, तो मुझे ऐसा लगता है ये येलो नहीं है यार। दूसरा पॉइंट इसके बारे में बात बोल रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं खुद ही उस बात पे विश्वास नहीं करता। और मैं ये बात कह रहा हूँ, तो भैया मुझे पता है कि ये बात गलत है, झूठ है, या फिर मुझे पता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच नहीं है और मैंने ऐसी कोई बात इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट वगैरह में डाल दिया। कोई स्टेटमेंट में मैंने आपको ये बात बता दी, है ना? भैया इम्प्रिजनमेंट का सज़ा है, मतलब जेल के पीछे जाओगे, कब तक? 2 साल तक का फाइन लग सकता है, नॉट लेस देन 10,000 रुपए तक। 10,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का फाइन भी लगाया जा सकता है। यहाँ पे ये दोनों एंड है, एंड। मतलब दोनों लगेगा। जेल के पीछे भी जाओगे, फाइन भी दोगे आप। अगर आपने झूठ बोला या आपने ऐसी कोई बात बोली जो आपको खुद ही को लगता है कि सच नहीं है। क्लियर? डन सर। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी आसान लगा क्या? सर अब आसान लगने लग गया। अरे एक बात तुमको बताओ, लॉजिकली सोचो, जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि टफ लगना चाहिए। अगर टफ लग रहा है, क्योंकि तुम देखो ये वन शॉट नहीं है, नाम है इसका वन शॉट। कौन सा ऐसा टॉपिक है अभी तक के पूरे वीडियो में उठा के देख लो जो मैंने 2 से 3 बार रिपीट करके तुमको नहीं बताया हो? पहली बात, तुम एक कॉन्सेप्ट को 2 से 3 बार सुन रहे हो, वो भी वन शॉट में। मैं तुमको याद करवा रहा हूं। दूसरा, भैया तुम मॉड्यूल की लैंग्वेज याद करना सीख रहे हो। आज तक तुमने याद किया हो चाहे ना किया हो, तुम मॉड्यूल की लैंग्वेज से याद करना सीख रहे हो। तीसरा, तुम इन्हीं नोट्स को, मैं कह रहा हूं 1.5 डे के लिए तैयार करो। इन्हीं नोट से तुमको एग्जाम देके आना है। तुम्हारे पास ये नोट्स है, तुम्हारे पास ये लेक्चर है, रिसोर्सेस की कोई कमी तुम्हारे पास है नहीं। फोड़ना कैसे है वो मैंने तुमको बता दिया है। अब तुम फोड़ोगे कि फूटोगे वो तुम्हारे हाथ में। समझ में आया क्या? डन सर। आगे बढ़ते हैं। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 12 बोलता है कि रजिस्ट्रार क्या करेगा? रिटेन करेगा। जो भी जानकारियां आपने दी उसको रिटेन करेगा, इंफॉर्मेशन को, अनलेस रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड हैज नॉट बीन कंप्लाइड विथ। मतलब अगर तुमने कोई चीज कंप्लाई नहीं किया तो बोलेगा ए, चल वापस जा, फिर लेके आना। अगर कंप्लाइड है तो सारी चीजों को रिटेन करेगा और आपको 14 दिन के अंदर जो है ना, आपको क्या दे देगा? इनकॉर्पोरेट कर देगा आपको और आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा। आपका एलएलपी रजिस्टर्ड हो गया। जो भी आपने नाम एलएलपी का प्रपोज्ड नाम स्पेसिफाई किया था, उस नाम से आपका एलएलपी रजिस्टर्ड हो गया। सेक्शन नंबर 12 बोलता है 14 दिन के अंदर रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट दे देगा। क्लियर है? अच्छा, रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड। जो भी आपने स्टेटमेंट दिया है, इसको रजिस्ट्रार सफिशिएंट एविडेंस मान लेगा। एविडेंस, सबूत, साक्षी मान लेगा कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है ना वो कंप्लाई हो गए हैं। मतलब आपने स्टेटमेंट दिया, अरे बताओ ना, ये वाला स्टेटमेंट आप दे रहे हो ना, एक स्टेटमेंट दे रहे हैं जो हम एडवोकेट सीए सीएस सीए में जो भी एंगेज्ड है वो भी बना के दे रहा है, प्लस एनीवन जो सब्सक्राइब कर रहा है वो भी दे रहा है, और क्या बोल रहा है कि सारी रिक्वायरमेंट्स एंड रूल्स जो भी बनाए गए हैं एलएलपी में वो हमने कंप्लाई कर दिया है। वो ये बात बोल रहे हैं, तो रजिस्ट्रार कहता है कि आपका ये स्टेटमेंट जो है ना, मैं एविडेंस मान लूंगा और एक्सेप्ट कर लूंगा कि आपने सारी चीजें कंप्लाई कर ली है। फिर बोल रहा है तीसरा पॉइंट कि सर्टिफिकेट जो इशू होगा ना, वो रजिस्ट्रार बाबू के द्वारा साइन किया जाएगा, ऑथेंटिकेट किया जाएगा उसके ऑफिशियल सील के द्वारा। सर्टिफिकेट कंक्लूसिव एविडेंस है कि एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई है। अपना आइडेंटिटी बताओ, तुम बोलोगे देखो मेरा आधार कार्ड, वैसे ही एलएलपी को बोले बताओ तुम कब आए थे, एलएलपी बोलेगा देख मेरा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मेरा कॉन्क्लूसिव एविडेंस है कि मैं रजिस्टर्ड हो चुका हूं। क्लियर है? इफेक्ट समझ में आया? याद हुआ? पहला बोल रहा है रिटेन करेगा एलएलपी, सारी चीजें कंप्लाइड है तो रिटेन करेगा, 14 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट दे देगा आपके नाम के द्वारा। आपने जो स्टेटमेंट रजिस्ट्रार बाबू को दिया वो उसके लिए एविडेंस है कि भैया सारी चीजें कंप्लाई हो गई है। फिर बोल रहा है कि आपको वो सर्टिफिकेट देगा, साइन करके देगा, ऑफिशियल सील लगा के देगा, ऑथेंटिकेट करके देगा। और लास्ट पॉइंट बोल रहा है कि आपका ना कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा कि एविडेंस ये है कि एलएलपी
रजिस्टर्ड हो गई है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 12 था ये सेक्शन नंबर 13 रजिस्टर्ड ऑफिस एंड ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयर इन। मुझे लग रहा है काफी टाइम से ये आएगा आएगा आएगा, बट अभी तक इंस्टीट्यूट ने दिया नहीं है, इसको इंस्टीट्यूट ने छुपा के रखा है। ये आंसर कभी भी आ सकता है एग्जाम में, 6 नंबर के लिए डायरेक्ट टपकेगा। रजिस्टर्ड ऑफिस का क्लॉज लाइन बाय लाइन याद हो जाएगा, सुनते जाना बस, समझना। पहले बोलता है कि भैया हर इंसान का एक एड्रेस होता है, एक घर होता है, वैसे ही हर एलएलपी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा जहां पे सारे कम्युनिकेशंस और नोटिसेस एड्रेस करके भेजे भी जाएंगे, रिसीव भी किए जाएंगे। सर इसको इंग्लिश में बोल दो, एवरी एलएलपी शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस to which all the communications and all the notices will be addressed and whereby they are received as well. Full stop. सर इतना ऊपर नीचे चलता है क्या? अरे यही तो कह रहा हूं, कीवर्ड्स होने चाहिए, तुम आगे पीछे सेंटेंस में बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने बोला कि हर एलएलपी के पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए जहां पे सारे कम्युनिकेशंस, सारे नोटिसेस एड्रेस भी किए जाएंगे और रिसीव भी किए जाएंगे। अ डॉक्यूमेंट में बी सर्व अपॉन, अ डॉक्यूमेंट में बी सर्व ऑन, मतलब हम चिट्ठी किसको भेज सकते हैं? एलएलपी को भेज सकते हैं, उसके पार्टनर को भेज सकते हैं, उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर को भेज सकते हैं, और कोई है क्या? पीएन को थोड़ी चिट्ठी भेजेंगे। तो बोला गया एलएलपी को चिट्ठी भेजना है, पार्टनर को चिट्ठी भेजना है, या डीपी को चिट्ठी भेजना है, तो भैया हम जो है ना इसको पोस्ट के थ्रू भेज देंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेज देंगे एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजेंगे। एंड कोई अदर एड्रेस भी अगर एलएलपी ने अलग से डिक्लेयर किया है कि देख भैया वहां तो भेज रहा है, बट मैं ना घर में ज्यादा टाइम रहता हूं, वर्क फ्रॉम होम है मेरा, तो मेरे को घर में भी चाहिए चिट्ठी मेरी, तो एलएलपी ने अगर कोई एड्रेस डिक्लेयर किया है या पार्टनर ने किया है, डीपी ने किया है कि मेरे लिए चिट्ठी भेजनी है ना, मेरे इस एड्रेस पे भी भेजना, तो वहां पे भी भेजा जाएगा। तो आपको चिट्ठी कौन देखो, डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड ऑन, डॉक्यूमेंट सर्व होगा एलएलपी पे, उसके पार्टनर पे, उसके डीपी पे, कैसे? बाय सेंडिंग इट थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू रजिस्टर्ड ऑफिस में भेज देंगे। एंड कोई अदर एड्रेस स्पेसिफिकली डिक्लेयर किया गया है एलएलपी के द्वारा फॉर दिस पर्पस इन सच फॉर्म एंड मैनर प्रिस्क्राइब। तीसरा पॉइंट, एलएलपी को अपना ये रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है। क्या कर सकते हैं? हमारा ऑफिस, हम अपना एड्रेस नहीं बदल सकते क्या? बिल्कुल बदल सकते हैं। एलएलपी में चेंज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एंड फाइल द नोटिस ऑफ सच चेंज। अरे तुमने चेंज कर दिया, बताओगे नहीं, रजिस्ट्रार बाबू को पता कैसे चलेगा? मेरे को क्या आत्मा आएगी रात को, सपना आएगा कि उस एलएलपी ने अपना एड्रेस बदल दिया? नहीं, तो एलएलपी को बताना पड़ेगा। तो आपको अपना एड्रेस चेंज करना है, आप एड्रेस चेंज करो, आप नोटिस फाइल कर दो इस चेंज का रजिस्ट्रार को इन सच फॉर्म एंड मैनर कंडीशंस प्रिस्क्राइब। और इस चेंज का इफेक्ट तभी आएगा जब आपने ये नोटिस फाइल किया है, तभी। आपने बताया ही नहीं तो हम क्या मानेंगे? आपका एड्रेस तो पुराना वाला ही है, क्योंकि जब तक बताओगे नहीं हम तो पुराना ही मानेंगे ना एड्रेस, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए बोला गया कि भैया आपका जो है ना रजिस्ट्रार को जब आप बता दोगे, एनी चेंज शैल टेक इफेक्ट ओनली अपॉन सच फाइलिंग, रजिस्ट्रार बाबू को बताने के बाद ही आपने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया है, ये इफेक्टिव माना जाए। अच्छा, पेनल्टी है अगर एलएलपी ने कॉन्ट्रावेंशन किया कोई भी प्रावधान का। सेक्शन नंबर हमारा है एलएलपी में सेक्शन नंबर 13 जो है रजिस्टर्ड ऑफिस का। सेक्शन नंबर 12 किस चीज का है? अगर तुमको याद है तो बताओ मुझे, अभी ही पढ़ा था यार वैसे, वो कॉन्ट्रावेंशन एविडेंस वो सारे इफेक्ट है ना। अच्छा, उसमें डेट क्या थी? 14 तारीख। सेक्शन 12 में 14 दिन का डेट है, याद है ना? हाँ सर, हमको सारी चीजें याद भी आ रही है, गुड। तो मैंने बोला पेनल्टी है, एलएलपी ने कॉन्ट्रावेन किया कोई भी प्रोविजन का इस सेक्शन में, तो एलएलपी और उसके एवरी पार्टनर, बोला डीपी नहीं बोला, एवरी पार्टनर को ठोकेंगे 500 रुपए ईच डेट, जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू करेगा, मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का। उसको जो है ना, मैं थोड़ा हट जाता हूं, हाँ, 50,000 रुपए तक का एलएलपी के केस में क्या करेंगे? लाइबिलिटी रहेगा। 500 रुपए पर डे, हर रोज का 500 रुपए लगाएंगे एलएलपी को भी, उसके पार्टनर को भी, जो मैक्सिमम जा सकता है 50,000 रुपए तक। ठीक है, डन। हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस खत्म हो गया। पहला पॉइंट बोल रहा है रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, दूसरा पॉइंट बोल रहा है डॉक्यूमेंट्स वगैरह देंगे, तीसरा पॉइंट बोल रहा है भैया आपको बताना पड़ेगा कोई चेंज है तो रजिस्ट्रार ऑफिस में, और सॉरी अपना आरओसी को, सॉरी हाँ आरओसी को, और लास्ट पॉइंट बोल रहा है कि कोई पेनल्टी कॉन्ट्रावेंशन किया ना तो एलएलपी और उसके एवरी पार्टनर को 500। ये पेनल्टी याद रखना, ये पेनल्टी याद कर लेना, कुछ कुछ पेनल्टीज तुमको याद रखने चाहिए सीए फाउंडेशन लेवल पे, ठीक है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सर हम कंपनीज एक्ट में पढ़ते आए हैं, कंपनी एक बार रजिस्टर हो गई तो प्रॉपर्टी ले सकती है, केस कर सकती है, केस की जा सकती है, अपने नाम पे ले सकती है, कॉमन सील हो सकता है, वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे एज इट इज छपे हुए हैं कि भैया एलएलपी एक बार रजिस्टर्ड हो गई ना अपने नाम पे, वो सू कर सकती है, सू की जा सकती है।
वो डूइंग एंड सफरिंग अदर एक्ट्स या थिंग्स जो बॉडी कॉर्पोरेट लॉफुली कर सकती है, जो बॉडी कॉर्पोरेट कर सकती है वो सब कुछ एलएलपी भी कर सकती है। वो अक्वायर, ओन, होल्डिंग, डिस्पोजिंग, डेवलपिंग प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल अपने नाम पे ले सकती है और अपने पास एक कॉमन सील भी ले सकती है। अगर उसने डिसाइड किया है कि कॉमन सील लेना है तो ले सकती है। ठीक, आगे चलते हैं। नेम क्लॉज 15, 16, 17 वेरी इंपॉर्टेंट। नेम क्लॉज के बारे में है और इंस्टीट्यूट का बहुत एफएक्यू है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है नेम क्लॉज के ऊपर। बोलता है कि भैया हर एलएलपी जो है ना अपने नाम के बाद, एवरी एलएलपी शैल हैव ईदर द वर्ड्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अपने नाम के बाद लिखेंगे या फिर एक्रोनिम एलएलपी यूज करेंगे लास्ट वर्ड्स ऑफ इट्स नेम। हमको कैसे पता चलेगा कि तू एलएलपी है? इसीलिए बोला गया कि कोई भी कंपनी है अपने नाम के बाद एलएलपी शब्द इस्तेमाल करेगा या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शब्द इस्तेमाल करेगा। दूसरा पॉइंट बोल रहा है नो एलएलपी शैल बी रजिस्टर्ड, कोई भी एलएलपी रजिस्टर्ड नहीं होगी इस नाम से विच इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। भैया सेंट्रल गवर्नमेंट की नजरों में ऐसी चीजें हैं जो चीज एलएलपी यूज नहीं कर सकती। कौन सी चीज है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कोई भी एलएलपी रजिस्टर्ड नहीं होगी ऐसे नाम से जो अनडिजायरेबल है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा नहीं है। अरे कोई गाली गुलोच कर देगे, कोई तुम गाली गुलोच यूज करके एलएलपी बनाना चाहते हो, अनडिजायरेबल, सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा नहीं है देने की, नहीं देगा। ऐसे शब्द जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अनडिजायरेबल है, आइडेंटिकल है या टू नियरली रिजेंबल है। सर आइडेंटिकल का मतलब होता है सिमिलर। ऐसे शब्द जो सिमिलर है, किससे सिमिलर है सर? किससे सिमिलर है सर? ये ना सिमिलर है कोई दूसरे एलएलपी के नाम से, कोई दूसरे कंपनी के नाम से या कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के नाम से। ओहो, अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, मतलब शॉर्ट में बोला जा रहा है कि हर एलएलपी को अपने नाम के बाद लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पूरा लिखना है या फिर एलएलपी लिखना है, एक्रोनिम वो यूज कर सकता है। और दूसरा पॉइंट बोलता है कि एलएलपी कभी भी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती ऐसे नाम के साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन में अनडिजायरेबल है, आइडेंटिकल है या फिर टू नियरली रिजेंबल है, मिलता जुलता है। सेंटा बेंटा है ना, टेस्ला नेस्ला, निकेश सिवेश, बहुत मिलता जुलता है, टू नियरली रिजेंबल्स। भैया यहाँ पे एक्सेल लिख लो या एक्सएल लिख लो, बात तो वही हो गई ना। टू नियरली रिजेंबल्स, मिलता जुलता है टू एनी अदर, किससे मिलता जुलता है भैया? टू एनी अदर एलएलपी, कोई एग्जिस्टिंग एलएलपी के नाम के साथ आइडेंटिकल, सिमिलर है या मिलता जुलता है या अनडिजायरेबल है, या फिर कंपनी या फिर ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ जिसका नाम मिलता जुलता है। अरे भैया डोमिनोज, व्हाट इज दिस? ये ब्रांड है, ये ट्रेडमार्क है, ये लोगो है। जूडियो, व्हाट इज दिस? तुमने जितना ब्रांड का नाम सुना है वो सब ब्रांड के बाद कोई कंपनी का नाम है क्या? प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी है क्या? नहीं, इनकी कंपनी दूसरी है, ये कंपनी के ब्रांड है। तो कंपनी के नाम पे ट्रेडमार्क रजिस्टर होगा ना? हाँ सर। अब कल को मैं उठ के आऊं और बोलूं मैगी एलएलपी खोलना है, क्या मैं खोल सकता हूं? अमूल एलएलपी खोलना है, क्या मैं खोल सकता हूं? नहीं। अरे अमूल तो ब्रांड है, कंपनी दूसरी है। अमूल एलएलपी खोल दोगे तो लोगों को लगेगा ये अमूल का दूध बेचने वाली, अमूल का बटर छाछ बेचने वाली ही कंपनी होगी। लोगों को क्या लगेगा? मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब सर किसी और को देख के किसी और के साथ काम कर लिया, ऐसा परसेप्शन बन सकता है, राइट? तो बस यहाँ पे बोला गया कि भैया आप ये चीज नहीं कर सकते। ठीक, डन सर। 15 हो गया, हाँ सर। 16 की तरफ चलते हैं। 16 बोलता है कि एक पर्सन है ना वो अप्लाई कर सकता है इन सच फॉर्म एंड मैनर प्रिस्क्राइब रजिस्ट्रार बाबू को अपना नाम को रिजर्व कराने के लिए। सर रिजर्वेशन ऑफ नेम का क्या चक्कर है? अरे एक बात बताओ, इंडिया में इतनी सारी कंपनीज है, कल को मैं उठ के आना चाहूं और बोलना चाहूं निकेश प्राइवेट लिमिटेड खोलना है, क्या ऐसा नहीं हो सकता निकेश नाम का कोई दूसरा व्यक्ति इंडिया में ऑलरेडी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बना चुका है? बिल्कुल हो सकता है। तो बस इसीलिए बोला गया कि आप जो भी नाम लेना चाहते हो रजिस्ट्रार को टाइम तो दो देखने के लिए हिस्ट्री में कि पहले कोई ऐसा नाम लिया तो नहीं गया है। इट्स लाइक योर इंस्टाग्राम का यूजर नेम, एक यूजर नेम एक ही आदमी का रहेगा, वो आदमी अगर ले चुका है उस यूजर नेम को, आपको कोई दूसरा यूजर नेम लेना पड़ेगा। तो आपको
एक पर्सन को अप्लाई करना पड़ेगा इन सच फॉर्म एंड मैनर, रजिस्ट्रार बाबू को, कि भैया रिजर्वेशन कर दे इस नाम का एज द नेम ऑफ द प्रपोज्ड एलएलपी, कि आपने हाँ बोला तो मेरी एलएलपी जब भी बनेगी इसी नाम से बनेगी, और द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग एलएलपी टू चेंज इट्स नेम। अरे मेरा नाम निकेश है, निकेश एलएलपी को मैं चेंज करके शिवेश एलएलपी करना चाहता हूं, तो मैं अपना नेम ऑफ एग्जिस्टिंग एलएलपी को, मतलब नया नाम मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं। इन दोनों ही केसेस, या तो आपको नया नाम चाहिए या तो अपना आपको एग्जिस्टिंग नाम चेंज करना है। वही वो कुमार में के हटा दो तो तरक्की हो जाएगी, बाबा जी आए थे बोलने, तो बस नाम बदलना है, नया नाम बदल के पुराना, मतलब नया नाम बदलना है, सॉरी एग्जिस्टिंग नेम बदलना है, नया नाम लेना है, या फिर फ्रेश नेम अप्लाई करना है। आप भैया रजिस्ट्रार बाबू के पास चले जाओ। अपॉन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जब भी एप्लीकेशन मिलेगा पैसे तो देने पड़ेंगे, पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब फी। रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाइड है कि हाँ इस नाम को रिजर्व किया जा सकता है, ये नाम रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, नॉट वन विच इज टू बी रिजेक्टेड अंडर सेक्शन 15, मतलब ये वो नाम नहीं है जो सेक्शन 15 में रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर ऐसा नाम नहीं है तो रजिस्ट्रार बाबू क्या करेगा, उस नाम को रिजर्व करेगा फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। भैया 3 महीने के लिए आपका नाम बचाएगा वो, फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय हिम सब्जेक्ट टू द रूल्स प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इन शॉर्ट दोबारा समझाऊं तो आपको नया नाम लेना है या आपको अपना नाम चेंज करना है, दोनों ही केसेस में आप रजिस्ट्रार बाबू को अप्लाई करो। रजिस्ट्रार बाबू अगर सेटिस्फाइड है कि आपने सेक्शन 15 का कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया है, नाम रिजेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको वो इंटीमेट कर देगा कि मैं आपका नाम रिजर्व करके रख रहा हूं, नाम दिया नहीं है, रिजर्व करके रख रहा है। कितने समय के लिए? 3 महीने के लिए। उस 3 महीने के दौरान आपको क्या करना है, अपना इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जो भी फॉर्मेलिटीज है, सब चीजें फाइल करके अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार से ले लेना है। आया समझ? 3 महीने के लिए आपका नाम वो रिजर्व करेगा, इस 3 महीने के लिए ये नाम आप ही का है, किसी और को दिया नहीं जाएगा। बट इट डज नॉट मीन्स कि आपकी कंपनी, आपका एलएलपी रजिस्टर्ड हो गया है। इसका बस ये मतलब है कि इन 3 महीने के दौरान आप अपना इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट प्लस स्टेटमेंट वगैरह फाइल करो और मेरे से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले। क्लियर है? डन सर। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 17, चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। सर ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि एलएलपी ऑन इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, एलएलपी का पहली बार रजिस्ट्रेशन हुआ है या फिर री रजिस्ट्रेशन हुआ है, निकेश ने शिवेश कर लिया अपना नाम, तो एलएलपी का पहला रजिस्ट्रेशन है या फिर री रजिस्ट्रेशन है। इफ इट्स रजिस्टर्ड नेम इज रजिस्टर्ड, अगर उसका नाम रजिस्टर्ड हो गया है, किस कैसे? गलती से मिस्टेक हो गई, हाय हाय हाय, बावरी आती है ना बोलने, बस वही बात। रजिस्ट्रार बाबू बोलता है गलती से मिस्टेक हो गई मुझसे, तो भैया रजिस्ट्रार बाबू से गलती, ये भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो चाहे री रजिस्ट्रेशन हो, रजिस्ट्रार ने एक एलएलपी को रजिस्टर कर दिया ऐसे नाम के साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में आइडेंटिकल है या टू नियरली रिजेंबल है किसी अदर एलएलपी से, किसी दूसरे कंपनी से, किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के प्रोप्राइटर से, अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ये ट्रेडमार्क एक्ट 1999 याद कर लेना। ट्रेडमार्क जब भी होगा, ट्रेडमार्क किसी एक का ही होता है। अब है तो वो कंपनी ना भैया, किसी एक कंपनी का ट्रेडमार्क है तो वो है तो किसी एक का ही ना, इसलिए यहाँ पे प्रोप्राइटर शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है। किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से उसका नाम आइडेंटिकल है, मतलब सिमिलर है, या फिर भैया मिलता जुलता है, एक्सेल कह लो या फिर एक्सेल कह लो, मिलता जुलता है एकदम, है ना। तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा बीच में, लेकिन खुद से नहीं आएगा, उसको कोई काम धाम नहीं है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को? अगर किसी ने चिट्ठी मारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, देख 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 सेंट्रल गवर्नमेंट, इसने ना मेरे नाम का एलएलपी बना लिया, मेरी कंपनी का एलएलपी बना लिया, मैं हूं एक्सेल, उसने एक्सेल बोल के एलएलपी बना लिया, ऐसा कुछ करके ना, अगर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दिया गया उस एलएलपी के द्वारा, मतलब जिसको तकलीफ है, ये तकलीफदायक एलएलपी कर रहा है, जिसको तकलीफ है कि मेरे नाम का कॉपी किया इसने, वो एलएलपी एप्लीकेशन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, या तो एलएलपी एप्लीकेशन देगा या तो प्रोपराइटर ऑफ द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन देगा, या वो दूसरी कंपनी एप्लीकेशन देगी, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी कि भैया मेरा नाम को कॉपी कर लिया, देखो इस दूसरे आदमी ने, कैसा बदतमीज आदमी है। सेंट्रल गवर्नमेंट उस दूसरे बदतमीज आदमी को बोलेगा, डायरेक्ट करेगा उस एलएलपी को कि तू अपना नाम बदल, चल तेरे को रजिस्टर तो कर दिया रजिस्ट्रार ने, बट तू अपना नाम बदल, तूने गलत किया है, तू चेंज कर अपना नाम या फिर नया नाम जो भी तूने लिया है। निकेश को शिवेश किया, शिवेश अगर उससे मिलता जुलता है तो तू शिवेश का नाम बदल, ठीक है, तू चेंज कर अपना नाम या फिर नया नाम, कितने टाइम के अंदर? 3 महीने के अंदर, फ्रॉम द पीरियड ऑफ 3 महीने, 3 महीने के अंदर अपना नाम बदल, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सच डायरेक्शन। मतलब सर अभी तक का मैंने बोला कि अगर रजिस्ट्रार ने रजिस्टर कर दिया
रजिस्टर कर दिया एलएलपी को, है ना? और ये एलएलपी का जो नाम है वो मिलता-जुलता है किससे? वो मिलता-जुलता है भैया, आइडेंटिकल है, या फिर वो, या देखो वो अनडिज़ायरेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में, वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, वो क्या कहते हैं हमारा रिज़ेम्बल्स नहीं होना चाहिए। बट सेक्शन 17 बोलता है कि अगर नाम आइडेंटिकल है या फिर रिज़ेम्बल करता है किसको? किसी दूसरे एलएलपी को, किसी दूसरे ट्रेडमार्क के प्रोप्राइटर को, किसी दूसरी कंपनी को, और इन्होंने एप्लीकेशन लगा दिया किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगा और बोलेगा किसको? ये वाली एलएलपी को बोलेगा कि भैया तू ना अपना नाम बदल, या फिर तू नया नाम बदल। कब तक? 3 महीने के अंदर नाम बदल। जब से तेरे को मैंने ऑर्डर दिया उसके 3 महीने के अंदर तेरे को अपना नाम बदलना पड़ेगा। अच्छा सर, समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे ना एक कंडीशन दिया गया है कि ये जो लोग एप्लीकेशन लगाएंगे किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये एलएलपी, ट्रेडमार्क या कंपनी जो है ना, ये एप्लीकेशन लगाएगी किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये जो एप्लीकेशन है एलएलपी, एलएलपी का नाम बदलने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जो एप्लीकेशन लगाया गया है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडमार्क के प्रोपराइटर के द्वारा। यहाँ पे एलएलपी और कंपनी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बोला जा रहा है अगर कोई ट्रेडमार्क का प्रोपराइटर है और वो एप्लीकेशन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया आप ना नाम बदलवाओ इस आदमी का, इस एलएलपी का, तो इसको ना 3 साल के अंदर ही देना पड़ेगा। कौन सा 3 साल सर? 3 साल फ्रॉम द डेट जब वो एलएलपी बनी थी एज अ फ्रेश नया नाम के द्वारा, या फिर अपना क्या कहते हैं एग्जिस्टिंग नाम को इसने चेंज करके नया नाम लिया हो। जब भी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है नया नाम के साथ, या फिर इसने अपना नाम चेंज किया हो, रजिस्टर किया हो, जब भी उसने अपना ये नाम बनाया है, उसके 3 सालों के अंदर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के प्रोप्राइटर को सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा कि भाई साहब आप ना इस एलएलपी का नाम बदलवा दो। सर 3 साल बाद क्यों नहीं लगा सकते? अरे 3 साल में तो ये एलएलपी खुद भी एक नया ब्रांड, मजबूत ब्रांड बन चुका होगा ना, उसका खुद का एक ब्रांड होगा ना भाई, गुडविल, उसकी खुद की एक गुडविल होगी। कल को 4 साल बाद अमूल उठ के आता है और बोलता है अरे भैया मेरा अमूल ट्रेडमार्क है देखो, और अमूल एलएलपी बन के बैठा है। 3 साल से ऊपर हो गया लेकिन अब मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूं, क्या अमूल एलएलपी को बोला जाएगा अपना नाम बदलने? द आंसर इज नो। क्यों? उसका खुद का ब्रांड बन गया, उसका खुद का गुडविल बनने लग गया। आप समझ में आया क्या? तो बस यहाँ पे ध्यान रखना, एप्लीकेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो है ना, ये मेंटेनेबल होगा विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन और चेंज ऑफ द नेम ऑफ द एलएलपी। जब भी वो एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है, रजिस्टर हुई है, या फिर उसका नाम में चेंज आया है, भैया उसके 3 साल के अंदर अंदर तक का ही वो एप्लीकेशन जो है मेंटेनेबल रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं सर। नोटिस टू रजिस्ट्रार, जहां पे एलएलपी ने चेंज किया अपना नाम, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है, कोई रिक्वेस्ट थोड़ी है, एलएलपी अपना नाम बदल दे, एप्लीकेशन आया पीछे पड़ा है मेरे, वो प्रेशर दे रहा है अपना नाम बदल दे। ऑर्डर है, ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि तू अपना नाम बदल। जहां पे एलएलपी ने नाम बदला और नया नाम लिया, भैया इट शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 15 दिन, 15 दिनों के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंज, जब भी उसने अपना नाम बदला, वो नोटिस दे देगा रजिस्ट्रार को अलोंग विद द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के साथ वो रजिस्ट्रेशन का नोटिस दे देगा कि भैया देखो मैंने ना, मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर था, 3 महीने में नाम बदलने बोला था, मैंने नाम बदल दिया, ये मेरा नया नाम है, और आप ना ये 15 दिन के अंदर मैं आपको बता भी रहा हूं। ठीक है, अच्छा, नाम बदलने के बाद, ठीक है। अच्छा, फिर आपको रजिस्ट्रार जो है ना, रजिस्ट्रार नेसेसरी चेंजेस करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, और 30 डेज के अंदर फ्रॉम सच चेंज एलएलपी जो है चेंज करेगा अपना नाम इन द एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी जो है अपना नाम एग्रीमेंट में भी चेंज करेगा। यहाँ पे अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं तो एक बार टाइमलाइन को ध्यान से सुनना, समझना बात को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलएलपी को बोला 3 महीने में अपना नाम बदल, एलएलपी ने नाम बदलते ही 15 दिन के अंदर आरओसी को बता दिया, आरओसी ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया, और ये मिलते ही भैया 30 डेज के अंदर आपको जो है ना चेंज करना है अपना एलएलपी एग्रीमेंट में नाम। क्लियर है क्या? यहाँ ध्यान देना, आरओसी जो है ना आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब तक दे देता है? जनरली 14-15 दिनों के अंदर दे देता है। सेक्शन 12 याद है ना, अगर रजिस्ट्रार सब चीजों में सेटिस्फाइड है तो भैया सेक्शन 12 के तहत वो 14 दिनों के अंदर आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा। तो 30 डेज के अंदर लगभग ये पूरा कारनामा हो जाता है कि रजिस्ट्रार बाबू सर्टिफिकेट दे देता है, और एलएलपी जो है अपना एलएलपी एग्रीमेंट में नाम भी चेंज कर देता है। ठीक है, डन सर। अच्छा, उसके बाद मैंने बोला डिफॉल्ट किया, अगर एलएलपी ने कोई भी चेंज किया, डिफॉल्ट किया, कोई भी यहाँ पे घपलेबाजी हुई एलएलपी के द्वारा, कॉन्ट्रावेंशन हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट गुस्सा हो जाएगा।
नाराज हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको एक नया नाम दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट टू द एलएलपी, और रजिस्ट्रार इसको एंटर कर देगा नया नाम को रजिस्टर ऑफ एलएलपी में, और आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा, और एलएलपी को उसी को यूज करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा अब से तेरा नाम जो चिंटू एलएलपी है, पिंकी एलएलपी तेरा नाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला। तो जो एग्जिस्टिंग एलएलपी है वो बोलेगा ओ सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने नाम नहीं बदला तो तुमने खुद ही एक नाम दे दिया, मेरे को तो ये नाम पसंद नहीं आ रहा है, मैं नया नाम लेना चाहता हूं, अब मैं खुद से नया नाम लेना चाहता हूं। कैसे लोगे? आप जाओ भैया सेक्शन 16 के तहत फिर से रजिस्ट्रार के पास जाओ, आप रिजर्वेशन ऑफ नेम कराओ और सारा प्रोसेस फॉलो करके आप जो है ना रजिस्ट्रेशन ले लो। नथिंग शैल प्रिवेंट एलएलपी, मतलब एलएलपी को अपना नाम बाद में चेंज करना है, सेक्शन 16 के तहत वो बिल्कुल अपना नाम रिजर्वेशन वगैरह करा के चेंज करा सकता है। ठीक है, टाइमलाइन ध्यान रखना, 14 दिन में रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट देता है। सेक्शन 12 में बोला गया है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 महीने में आपको बोला नाम बदलो, आपने 15 दिन में आरओसी को बताया, जब भी नाम बदला आरओसी ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया, जब भी सर्टिफिकेट मिला 30 दिन में आपको अपना एग्रीमेंट में भी चेंजेस करना है। और ये ध्यान रखना कि जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगाएगा ना 3 साल के अंदर ही लगा सकता है। ये टाइमलाइंस को ध्यान में रखने का है। डन सर। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है? बच्चा टॉपिक, क्या सर इसके आने के चांसेस है? मुझे नहीं लगता आने के चांसेस है। एलएलपी वर्सेस एलएलसी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के आने के चांसेस फिर भी हैं, बट एलएलपी वर्सेस पार्टनरशिप फर्म आने के चांसेस मेरे को बिल्कुल नहीं लगते, बट स्टिल हमको गो थ्रू करके जरूर जाना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं तो सर हम एक बार रीड कर लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट जो है एलएलपी और एलएलसी में क्या है, एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म में ये भैया एलएलपी एक्ट 2008 है, यहाँ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, ये बॉडी कॉर्पोरेट है, ये नहीं है। ये लीगल एंटिटी सेपरेट है, मेंबर्स है, ये ग्रुप ऑफ पर्सन है जिसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। यहाँ पे भैया रजिस्ट्रेशन कराना एकदम मैंडेटरी है। यहाँ पे ये क्रिएशन होता है बिटवीन एन एग्रीमेंट अमॉन्ग पार्टनर्स के थ्रू ये क्रिएशन होता है। रजिस्ट्रेशन यहाँ मैंडेटरी है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वॉलेंट्री है। पार्टनरशिप वाला चाहे तो कराए चाहे तो ना कराए। एलएलपी कैन सू एंड बी सूड इन हिज ओन नेम, बट पार्टनरशिप फर्म जो है ना ये थर्ड पार्टी पे सू तभी कर सकती है जब ये रजिस्टर्ड है तब। परपिचुअल सक्सेशन है, डेथ वगैरह के केस से एलएलपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे डेथ से अफेक्ट होता है, कोई परपिचुअल सक्सेशन नहीं है। नाम यहाँ पे एलएलपी होगा या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होगा, यहाँ पे ऐसे कोई गाइडलाइन है नहीं, वो अपनी चॉइस से नाम रख सकते हैं। लाइबिलिटी यहाँ ईच पार्टनर की लिमिटेड है उनके अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन से, एक्सेप्ट इन केस ऑफ विलफुल फ्रॉड, किसी ने जानबूझ के फ्रॉड किया तो उसकी लाइबिलिटी तो लंबा लेंगे ही हम लोग। और यहाँ पे लाइबिलिटी हर पार्टनर की अनलिमिटेड है, पर्सनल असेट्स तक का भैया यहाँ पे गिरवी रखे जा सकते हैं। म्यूचुअल एजेंसी यहाँ पे बाइंड करेगा एलएलपी को बाय हिज ओन एक्ट बट नॉट एट द अदर पार्टनर, मतलब यहाँ एक पार्टनर दूसरे से बाउंड नहीं है, बट पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी इंपॉर्टेंट है। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप भी तुमको याद इससे आ रहा होगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर यहाँ पे 2 होने चाहिए, एटलीस्ट 1 रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं। इसके पास कॉमन सील होगा एज ऑफिशियल सिग्नेचर, यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लीगल कंप्लायंसेस की बात करें तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है डेजिग्नेटेड पार्टनर सारे लीगल कंप्लायंसेस के लिए, यहाँ पे सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल है लीगल कंप्लायंसेस के लिए। एनुअल फाइलिंग की बात करें तो एलएलपी रिक्वायर्ड है फाइल करे एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, सॉल्वेंसी का स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न वगैरह भी, बट पार्टनरशिप के केस में ऐसी कोई जरूरत है नहीं। फॉरेन पार्टनरशिप में फॉरेन नेशनल्स कैन बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी, बट फॉरेन नेशनल्स कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ फर्म। फर्म के केस में बाहर का, इंडिया के बाहर का आदमी पार्टनर नहीं बन सकता। अगर तुमको इसका कारण मालूम है तो कमेंट डाल दो, वैसे मैं बता दूं इसका कारण ये है सिंपल भैया, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बाहर का आदमी अनलिमिटेड लाइबिलिटी उठाएगा, और यहाँ पे ना पार्टनरशिप एक्ट पंचायत नहीं करता, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पंचायत करता है। बोलता है बाहर का आदमी इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ना तो भैया सेपरेट लीगल एंटिटी परपिचुअल सक्सेशन वाले केस में ही कर सकता है। पार्टनरशिप फॉर्म में करना है अप्रूवल वगैरह लेना पड़ेगा, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। ठीक है, इसलिए बोला गया फॉरेन नेशनल यहाँ पे पार्टनर नहीं बन सकते। माइनर जो है ना, यहाँ पे माइनर की बात करें कैन नॉट बी एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ एलएलपी, लेकिन यहाँ पे एडमिट किया जा सकता है माइनर को उसके एज अ बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप में, सेक्शन नंबर 30। हाँ सर, तो एलएलपी और एलएलसी का डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ये एलएलपी है, ये कंपनीज है, पर्संस यहाँ पे जो आते हैं वो पार्टनर कहलाते हैं, यहाँ पे मेंबर कहलाते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर एग्रीमेंट के थ्रू बनता है, यहाँ पे एक्ट के थ्रू बनता है। नेम यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या एलएलपी होगा, बट प्राइवेट लिमिटेड में प्राइवेट लिमिटेड होगा, और पब्लिक कंपनी में लिमिटेड होगा। यहाँ पे सफिक्स नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें तो मिनिमम 2, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। यहाँ पे मिनिमम 2 प्राइवेट लिमिटेड में
मैक्सिमम 200, पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं। यहाँ पे पार्टनर या इंडिविजुअल नॉमिनीज के थ्रू भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे भैया यहाँ पे मेंबर्स ऑर्गेनाइज करेंगे अनदर बिजनेस या इंडिविजुअल्स के थ्रू। देखो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पे भैया टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन, बट यहाँ पे अनपेड अमाउंट तक रहता है। यहाँ बिजनेस की बात करें तो मैनेज किया जाएगा पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर के द्वारा, यहाँ पे मैनेज किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, यहाँ पे प्राइवेट में 2 डायरेक्टर और पब्लिक में 3 डायरेक्टर मिनिमम होने चाहिए। तुमको याद रखना है बेसिस, मैंने बेसिस को रेड हाईलाइट किया है, अंदर का तुम अपने मन से लिख के आ जाओगे मुझे पता है, और पूरे नंबर भी तुमको मिल जाएंगे, बट बेसिस मत भूलना। फॉर एन एग्जांपल इसको याद करना है बेसिस को, तो पहले देखो भाई जाहिर सी बात है एलएलपी और एलएलसी में डिफरेंस है, तो एक्ट का एक पॉइंट आता है, कौन से एक्ट से आए हो। अब एक्ट है तो कौन रेगुलेट करता है तुमको, यहाँ पे एग्रीमेंट करता है, यहाँ पे स्टैट्यूट करता है। फिर बोलेगा तुम्हारे अंदर के लोग कौन है, एक बोलेगा मेरे अंदर पार्टनर है, एक बोलेगा मेंबर है। फिर बोलेगा मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर पार्टनर कितने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने हैं। फिर बोलेगा भैया कॉमन सील वगैरह है क्या, ये देखो कॉमन सील का पॉइंट अगर तुमने ऐड किया, बट यहाँ पे ये पॉइंट एडेड नहीं है क्योंकि कॉमन सील तो दोनों में है। तुमने अगर ऐड कर दिया ऐसा कोई पॉइंट जो बेसिस में नहीं है, तो भैया तुमको ना उसके कोई मार्क्स इंस्टीट्यूट नहीं देगा। क्लियर है क्या। लाइबिलिटी का पॉइंट एक कंसीडर कर लेना कि मेंबर और पार्टनर की क्या लाइबिलिटी है बता दो। और मैनेजमेंट का एक पॉइंट हो गया यहाँ पे कि मैनेजमेंट यहाँ पे जो है डेजिग्नेटेड पार्टनर और पार्टनर संभालते हैं, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालते हैं। तो एक बार रिकॉल करें तो एक्ट की बात कर लिया, इंटरनल गवर्नेंस मतलब कैसे स्ट्रक्चर है, एक एग्रीमेंट का है, एक स्टैट्यूट का है। फिर बोला पार्टनर और मेंबर की बात हो गई, कौन क्या कहलाता है, नंबर क्या है मिनिमम, फिर नंबर क्या है डेजिग्नेटेड पार्टनर, फिर मैनेजमेंट और उनकी लाइबिलिटी की बात हो गई। सातों पॉइंट्स मेरे को याद हो गए, 4 बार रिवाइज करूंगा भूलूंगा ही नहीं। डन सर, डन डनाडन डन सर। लगभग 1 घंटा 50 मिनट हमने लिया और एलएलपी का पूरा जो है कॉन्सेप्ट हमने कवर अप किया। एलएलपी तुमको मैं उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, पसंद आया होगा। कुछ नहीं करना है, इसके बाद जाके सिर्फ क्वेश्चन बैंक वगैरह को सॉल्व कर लो, 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, एक आध 2 क्वेश्चन लिख के देख लो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप रखो। एक बार की मेहनत नहीं, लगातार मेहनत करना है। एक बार अभी इतना टाइम दिया, बाद में फिर टाइम देके उसको रिवाइज करना है। रिवाइज नहीं किया तो अभी की मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं तो हमेशा यही सोचता था जब भी रिवीजन करता था कि देख यार निकेश, तूने ना 4 घंटे लगा के मेहनत करके रिकॉर्डिंग बना के ना याद किया है। अब तू अगर उसको रिवाइज नहीं करेगा ना, अगली बार फिर 4 घंटा देना पड़ेगा और वो नहीं पोसाएगा। 4 को 3 करो, 3 को 2 करो, 2 को 1 करो, 1 को आधा घंटा करो और फिर चलते बनो एग्जाम की तैयारी करते वक्त। चलते बनो एग्जाम को देने, माँ बाप का आशीर्वाद लेके, है ना। तो सीए बनो यार, जल्दी जल्दी से सीए बनो और तुम बन जाओगे, जाहिर सी बात है। निराश मत होना, हताश मत होना, जर्नी है। तुमको दिखेगा कि 15% है, 20% है, सोचना मैं ही उस 15-20% में आऊंगा, मैंने इतनी मेहनत किया है, मैं सही दिशा में मेहनत करूं, ये इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू क्वांटिटी, कि मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, क्या करूं मैं उसका, तुमने तो 4 ही पेज पढ़ा 10 घंटे में। इतनी देर पढ़ रहा हूँ फर्क नहीं पड़ता, कैसा पढ़ रहा हूँ फर्क पड़ता है। तो कनेक्टेड रहना और बाकी फिर अगले वन शॉट के साथ मिलते हैं। इतना प्यार देने के लिए, कमेंट्स वगैरह डालने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।